हेलो 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 माइक चेक। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो थम्स अप कर देंगे एक बार जल्दी से। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? हेलो 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 हेलो, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, ठीक है, मस्त मजे में। हाँ भाई, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। बायो की क्लास, हाँ आज मुझे भी ऐसा पता है कि आज आपकी बायो की क्लास नहीं होगी, तो आज फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना। जैसे फिजिक्स की क्लास अभी हम 4 बजे शुरू कर रहे, तो हम 8 बजे तक फिजिक्स की क्लास करेंगे और उसके बाद में आपको मतलब मैं 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, तो फिर 8 बजे से आप लोगों की 12 बजे तक केमिस्ट्री क्लास होगी। हाँ गर्मी तो है यार, गर्मी अब पड़ रही है, क्या कर सकते हो उसका। चल बेटा, टेस्ट के चैप्टर का रोज ही ये करता रहूंगा मैं? जब आऊं मैं तब टेस्ट के चैप्टर ही बताते रहूं मैं? हाँ भाई, चलो ठीक है। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। हाँ मतलब ऐसा है कि हम 6 बजे तक फिजिक्स की क्लास करेंगे और उसके बाद में आपकी केमिस्ट्री क्लास 6 से 8 हो जाएगी। ठीक है। अब हाँ, तो अब हमें आज क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हमें विद्युत क्षेत्र पर और थोड़ी सी चर्चा करनी है। विद्युत क्षेत्र पर हमने बेसिक से चर्चा कर ली थी, थोड़ी सी और चर्चा हमें विद्युत क्षेत्र पे करनी है और उसके बाद में हम विद्युत बल रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इन पे चर्चा करेंगे। फिर कल की क्लास में विद्युत फ्लक्स देखेंगे हम। ठीक है, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। हाँ, पार्सल के साथ तबियत थोड़ी खराब हो गई है, इस वजह से पार्सल नहीं आया आज। बेटा हम दुनिया में है, इसी दुनिया में है। हाँ, गुड़गांव से क्लासेस होती है। एक बच्चा बहुत उत्सुक, गुड़गांव से क्लासेस होती है। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू कर ले। चलिए ओके ठीक है। हाँ, आज 6 बजे तक फिजिक्स की क्लास होगी। मेरे पास क्वेश्चन भेजने की जरूरत नहीं बेटा, आप डाउटनेट की ऐप में क्वेश्चन भेजिए, वहां पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए तो अब हम करते हैं क्लास की शुरुआत। हमें अब यह देखना है कि बिंदु आवेश के अलावा हमारे पास और भी किसी प्रकार का आवेश होता है, तो उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहते हैं। यह विभिन्न प्रकार का आवेश वितरण जो है वो एग्जैक्टली उसी प्रकार का जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार का द्रव्यमान वितरण था, है ना। हमने जब द्रव्यमान केंद्र की बातें करी थी तो हमने देखा था कि सर एक बिंदु द्रव्यमान हो सकता है, उसके कारण हमने द्रव्यमान केंद्र देखा था। 2 या 2 से ज्यादा बिंदु द्रव्यमान होते तो उनके कारण द्रव्यमान केंद्र देखा था। इसी प्रकार से हमने यह भी देखा था सर कि अगर हमारे पास एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित होता तो उस कंडीशन में हम द्रव्यमान केंद्र कैसे लिखते हैं। तो एग्जैक्ट उसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि अगर हमारे पास एक समान रूप से आवेश वितरित होते, जैसे सबसे पहले मैंने बोला रेखीय आवेश वितरण है। अगर हमारे पास रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, तो रेखीय आवेश वितरण इसे हम चिन्हित करते हैं लैम्डा से। किससे चिन्हित करते हैं? इसे लैम्डा से चिन्हित करते हैं। तो रेखीय आवेश वितरण है अगर हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 ही एग्जाम्पल करेंगे इस पे चर्चा हम, छड़ और वलय। तो अगर इसमें एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित है तो इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र कैसे लिखेंगे। तो देखो अब क्या होता,
अगर हमारे पास एक बिंदु द्रव्यमान था तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम आसानी से लिख रहे थे KQ बटे में R का स्क्वायर लिख रहे थे। लेकिन अगर मेरे पास अब ऐसा कुछ एक वलय है या मेरे पास एक छड़ है, ठीक है, तो अब इनके कारण मुझे विद्युत क्षेत्र लिखना है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा यार, इनके कारण अगर मैं विद्युत क्षेत्र लिखूंगा तो अब मेरे पास बहुत सारा आवेश जो एक समान रूप से वितरित है, मेरे पास बहुत सारा आवेश जो एक समान रूप से वितरित है। तो बहुत सारा आवेश जो है वो एक समान रूप से अगर वितरित होगा तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारा आवेश जब एक समान रूप से वितरित होगा तो जैसे मान के चलो कि यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा है, तो ये टुकड़ा जो है इस टुकड़े को हम DQ टुकड़ा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? DQ टुकड़ा। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, फिर इस DQ को इंटीग्रेट करके हम विद्युत क्षेत्र पूरा लिख पाएंगे। तो जैसे भी DQ टुकड़े के कारण या DQ टुकड़े का आवेश कितना होगा, तो जैसे एग्जैक्ट वैसी बातें जैसे हमने द्रव्यमान के अंदर संकट में करी थी कि लैम्डा को हमने लिखा था वहां पे द्रव्यमान बटे में लंबाई, तो यहां लिखेंगे हम आवेश बटे में लंबाई, या मैं से DQ बटे में DX लिख सकता हूं, DQ बटे में DX लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से DQ की जो वैल्यू आ जाएगी DQ या DR भी लिख सकते हो आप चाहो तो इसे, है ना, या DR जोड़कर, मतलब ये जो लंबाई है इसे DR भी ली जा सकती है। तो यहां से DQ की वैल्यू जो होगी वो लैम्डा DX आ जाएगी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र सर हम एक छोटे से टुकड़े के कारण अगर विद्युत क्षेत्र लिखेंगे तो विद्युत क्षेत्र DE लिखा जाएगा, छोटा सा विद्युत क्षेत्र लिखा जाना चाहिए, इंटीग्रेशन के DQ अपॉन में R का स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र क्या था? KQ बटे में R का स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे हम इंटीग्रेशन के DQ छोटा सा आवेश बटे में R का स्क्वायर। अब DQ की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा DX। क्या लिख सकते हैं? लैम्डा DX लिख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र जो होगा यहां पर वो लिखा जाना चाहिए, के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लैम्डा DX अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, तो यह हमारे पास विद्युत क्षेत्र लिखने का तरीका होगा जब हमारे पास रेखीय आवेश होगा या रेखीय आवेश घनत्व होगा जो है लैम्डा। चिंता ना करो, हमें कभी इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसे करते हैं, बस ऐसे करते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही करना है। तो यह इसके बलबूते पे हम आगे डेरिवेशन वगैरह करते हैं, जो हम नहीं करेंगे, वो नीट में भी नहीं पूछा जाएगा और बोर्ड में भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम विद्युत क्षेत्र KQ बटे में R स्क्वायर लिखते आ रहे थे। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं तुम्हें कि जब हमारे पास रेखीय आवेश वितरण होगा तो हमें इंटीग्रेशन से सॉल्व करना होती है, जैसे हम डायरेक्ट KQ बटे में R स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक आवेश जो अलग अलग दूरी पर हो सकता है या हर एक आवेश की पोजीशन अलग अलग हो सकती है। तो उसको हम छोटे छोटे DQ आवेश में तोड़ लेते हैं। DX क्या है? DX जो होगी बेटा इसकी लंबाई होगी, इसकी लंबाई होगी DX। ये छोटी सी टुकड़ा है ना, यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा मैंने, DX लंबाई का टुकड़ा तोड़ा, जिसका आवेश जो है वह DQ हो गया। छोटा आवेश छोटी लंबाई। इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या लिख सकता हूं मैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश, अच्छा रेखीय आवेश वितरण, तो हम ये पृष्ठीय आवेश वितरण कर देते हैं। इसे हम चिन्हित करेंगे सिग्मा से। यह किसके लिए होगा? एग्जाम्पल के लिए। इसमें काफी सारे एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम बात करेंगे इसके लिए तो हम बोल सकते हैं कि मेरे पास जब भी समतलीय वस्तु होगी, समतलीय, जैसे समतलीय चादर, समतलीय चादर मतलब क्या होता है? एक ऐसे पेपर की शीट मानो, पतली सी शीट मानो। ठीक है, तो वह पतली सी शीट जो होगी वो समतलीय चादर होगी। तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र जब हमें लिखना पड़ेगा तो हम सिग्मा का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? सिग्मा का इस्तेमाल करेंगे। या मेरे पास खोखला गोला होगा। क्या होगा? खोखला गोला, एक ऐसा गोला जिसके अंदर आवेश नहीं है, केवल बाहर ही आवेश है। ठीक है, खोखला गोला होगा। और इसी प्रकार से है ना, चालक भी बोल सकते हैं हम, गोलीय चालक।
तो इनके लिए हम सिग्मा का इस्तेमाल करेंगे विद्युत क्षेत्र लिखने के लिए, है ना। क्या लिखा जाएगा विद्युत क्षेत्र, वो तो मैं आपको भी लिखकर बताऊंगा, लेकिन अब सिग्मा क्या है, सिग्मा होगा dq बटे में dA। इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बिंदु आवेश होता तो kq बटे में r स्क्वायर सीधे सीधे लिख देते, लेकिन अभी आवेश हर जगह पूरे वलय पे आवेश ही आवेश है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में करना पड़ेगा, और उसके कारण हम फिर विद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या लिखा जाएगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र लिखा जाएगा dE बराबर लिखा जाएगा KQ, है ना। तो यहां पर dQ को मैं लिख सकता हूं, इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूं मैं पहले। dQ को क्या लिखा जा सकता है, छोटा सा आवेश dQ को लिखेंगे सिग्मा इंटू dA, या इसके कारण अगर हमको कभी विद्युत क्षेत्र लिखना पड़ेगा तो विद्युत क्षेत्र लिखेंगे हम इंटीग्रेशन K सिग्मा dA बटे में r का स्क्वायर। r क्या होगी, उस आवेश से दूरी, या K फिर से इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा सिग्मा dA बटे में r का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें आगे क्या यूज आएंगे, हमें ये वाले शब्द यूज आएंगे सिग्मा। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा जो होगा वह टोटल क्षेत्र, या वह होगा आवेश बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, टोटल आवेश बटे में टोटल क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, छोटा आवेश बटे में छोटा क्षेत्रफल। जो आवेश लिखा जाएगा उसका क्षेत्रफल रखना होगा, तभी हम सिग्मा की बातें कर पाएंगे। इसी प्रकार से तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात हम कर लेते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व वितरण के साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं आयतनिक आवेश वितरण। या हम इसे रो से चिन्हित करेंगे, मतलब कि आवेश जो है वह पूरे आयतन में वितरित हो, ये होगा आवेश बटे में आयतन वॉल्यूम, या हम इसे dq बटे में v लिख सकते हैं, dv लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि पूरे गोले के अंदर आवेश घुसा पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मान के चलो मैंने बोला यहां पर कि एक गोले के अंदर आवेश है सर, तो इसमें dq बटे में dv जो होगा उसको हम चाहे तो ऐसा समझ सकते हैं कि मेरे पास एक कुचालक है। एग्जाम्पल लिख देता हूं इसमें कि ये कैसे होंगे, एग्जाम्पल में लिख देते हैं हम यहां पर। ये अगर मेरे पास एक गोलीय कुचालक, अभी ये झलक दिखलाजा वाला प्रोग्राम चल रहा है ना, आप बस देख लो ये वाला काम होने वाला है आगे, ये अभी आगे चलकर पढ़ेंगे गोली कुचालक वगैरह क्या होते हैं, फिर इसमें खोखला गोला क्या होता है, समतलीय चादर क्या होती है, वलय छड़ इनका विद्युत क्षेत्र कैसे लिखते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहां पर अगर हमारे पास एक समान रूप से आवेश वितरित है, इसमें अंदर बाहर हर जगह आवेश वितरित है, अंदर बाहर हर जगह आवेश वितरित है, तो इस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र लिखेंगे हम उसका फॉर्मूला बनेगा, देखो के अभी भी बाहर रख देता हूं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dq बटे में r स्क्वायर, या ये dq बटे में r का स्क्वायर है बेटा, या मैं लिख सकता हूं के बाहर रखे dq की जगह क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं रो dv अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये छुटकू सी बातें हैं, है ना, इसमें आपको ज्यादा दिल नहीं लगाना है कि यार ये तो मेरे को नफरत करती है, ये बातें मेरे को समझ नहीं आती है, तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बातें आगे काम नहीं आएगी, ये बातें तब ज्यादा काम आती जब आपको डेरिवेशन करना होता हर एक चीज का, लेकिन हर एक चीज का हमें डेरिवेशन नहीं करना है। तो कुल मिला के इसमें हमें बस लास्ट की जो बात है वो याद रखनी है, क्या कि लैम्बडा क्या होता है, ये होता है आवेश प्रति इकाई लंबाई में, सिग्मा क्या होता है आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल में, और रो कब लिखना है, रो लिखना है आवेश प्रति इकाई आयतन में। क्लियर है मामला। तो इसमें बस यह ध्यान रखना है कि जब भी हम वलय या छड़ की बात करेंगे तो लैम्बडा के रूप में आवेश लिखेंगे हम, जब भी हम एक समान रूप से आवेश वितरित समतली चादर वगैरह की बात करेंगे तो सिग्मा के रूप में लिखेंगे, और जब भी हम गोले की बात करेंगे तो हम रो के रूप में आवेश घनत्व लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम एक एक करके इन सब के कारण आवेश वितरण, ये इन हर एक प्रकार के आवेश वितरण के कारण हम विद्युत क्षेत्र लिखना शुरू करते हैं। तो मैं आपको कोई भी डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सीधे फॉर्मूला बताऊंगा, ये होता है विद्युत क्षेत्र, और इसके बनेंगे सवाल। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक समान एक समरूप आवेशित वलय है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, है ना। एक समान रूप से अगर आवेशित वितरित है एक वलय है
तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी। तो जैसे हमने के क्यू बटे में आर स्क्वायर समझा था, वो तो बिंदु आवेश के लिए था। तो अगर वलय होगी, मतलब एक रिंग है ना, जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक रिंग है, यह मेरे पास एक रिंग है, एक वायर की, एक या चालक की रिंग बना ली मैंने, एक चालक की रिंग बना ली। अब इसमें पूरे पे आवेशी आवेश आवेशी आवेश आवेशी आवेश एक समान रूप से आवेश रखा हुआ है, जैसे द्रव्यमान वितरण होता था एक समान रूप से, है ना। इसमें द्रव्यमान क्या, नियत द्रव्यमान है सर, हर एक जगह द्रव्यमान नियत है। तो जैसे आवेश 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 सबके पास है। तो अब इसके कारण मुझे विद्युत क्षेत्र पता करना है। तो अलग अलग जगहों पे पता करेंगे, जैसे इसके केंद्र पे पता करेंगे। विमा नहीं बताई आपने, हाँ विमा भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बता देते। तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, इसमें अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, यहां पर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है वो लिखना अब हम सीखेंगे। लिखना नहीं सीखेंगे, हम उसका सीधा सीधा फॉर्मूला देखेंगे। एक बच्चा बुरा मान गया, बोला सर आई एम वेरी नाराज, आपने यहाँ पे इनकी विमाएं नहीं बताई और इसके मात्रक नहीं बताए। तो मात्रक और विमा आसान से, आप चाहो तो लिख लो यार। लैम्बडा का मात्रक क्या होगा, लैम्बडा का मात्रक हम लिखेंगे सर कूलम प्रति मीटर, या इसकी विमा हो जाएगी कूलम मतलब A इंटू टी और L-1। इसी प्रकार से सिग्मा के लिए लिखोगे तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, या हो जाएगा A इंटू टी L⁻² प्रति मीटर स्क्वायर था। और इसी प्रकार से ये हो जाएगा कूलम प्रति मीटर क्यूब, ये हो जाएगा A इंटू टी L⁻³ ये इसकी विमा और मात्रक हो जाएंगे। क्लियर है मामला। चलिए, तो अब आपके पास बहुत सी चीजें रखी रहती है क्या, नहीं मेरे पास कुछ नहीं रखा, तो मेरे हाथ में जो आता है मैं उसको एग्जांपल बना देता हूं। ठीक है, मेरे हाथ में कुछ नहीं रखा हुआ है। यहाँ पर ये एक वायर, ये वाला वायर जो है, अगर आप में से कोई थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानता हो तो ये वाला वायर जो है ये लेन वायर कहलाता है ना। कि यहाँ पे जैसे सिस्टम लगा हुआ रहता है, एक यहाँ पे कंप्यूटर जिससे आपकी क्लासेस चालू होती है, तो हो सकता है कि 2-4 दिन पहले खराब हो गया हो और किसी ने बदला हो उसका वायर, तो पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको गोल घुमा दिया उसका एग्जांपल बना दिया तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो, तो अब हम यहां पर वलय पे चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहली बात तो आप लोग मुझे बताओगे कि अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे एक वलय ली जिसमें आवेश एक समान रूप से वितरित है ना, एक समान रूप से इस वलय के अंदर आवेश वितरित है, सब जगह इस पे प्लस 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 आवेश है। तो दो जगहों पर हम इसके विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहेंगे। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो सबसे पहली बात लिख रहा हूं मैं केंद्र पर, कहां पर देखेंगे हम, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र। और दूसरी बात हम देखेंगे इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो बताएंगे अगर मेरे पास एक समान रूप से द्रव्य आवेश वितरित है तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यह आप लोग बता सकते हो, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। हाँ 0 होगा। क्यों सर, क्योंकि आसान सी बात है। यहां पर क्या होगा यार, यहां पर सर ये देखो, ये एक तरीके से ऐसा है कि ये 4 आवेश है, 4 बिंदु आवेश है। तो 4 बिंदु आवेश अगर मेरे पास कोनों पर रखे हुए हैं तो केंद्र में विद्युत क्षेत्र 0 होता है। क्यों, ये इसको कैंसिल आउट कर जाएगा, ये इसको कैंसिल आउट कर जाएगा। तो वही वाली बात है कि यहां पर अगर मान के चलो मैंने कोई भी एक छोटा सा आवेश माना है, इतना सा आवेश, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा। और इसके जस्ट अपोजिट में एक और छोटा सा आवेश होगा जो इसके विद्युत क्षेत्र को कैंसिल आउट कर जाएगा। तो हर एक कोई विद्युत क्षेत्र दूसरे विद्युत क्षेत्र को कैंसिल आउट कर जाएगा, आमने सामने हर जगह आवेश है। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र जो होगा ई नेट वह 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर भी क्या वैसा ही होगा। अगर अक्ष पे बात कर रहा हूं, अक्ष पे बात कर रहा हूं, मतलब कि ये वलय है मेरे पास, ये वलय है। तो इस वलय में मेरे पास यहां पर ये एक अक्ष है, यह एक अक्ष है, मतलब कि इसके केंद्र से किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र पता कर रहा हूं मैं। अब केंद्र पर नहीं पता कर रहा हूं, केंद्र से थोड़ा आगे, केंद्र से
थोड़ा आगे विद्युत क्षेत्र पता कर रहा हूं। तो कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो कैसे पता करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे सर ये एक, देखो कहीं मैं वैसे ही मानूंगा यार कि मेरे को छोटे छोटे टुकड़े करके ही सॉल्व करना पड़ता है इसमें ना, तो मैंने बोला यार यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र सर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र जो को इस दिशा में आएगा, इसके जस्ट अपोजिट सामने भी एक छोटा सा टुकड़ा होगा जिसके कारण विद्युत क्षेत्र लगेंगे वो इस दिशा में आएगा। तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं कि सर एक विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, एक विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, हर एक बिंदु पर, क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं सर। यहां पर अभी तो मैंने अभी क्या किया, अभी मैंने वलय के दो टुकड़े, है ना, ये यही डेरिवेशन है, बस यही डेरिवेशन है, आगे इक्वेशन बनानी और डेरिवेशन हो जाएगा, है ना, 2-4 लाइन का डेरिवेशन होता है, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा डरावना होता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पर से ऐसा समझो, यहां पर से एक टुकड़ा देखा और यहां एक टुकड़ा देखा, तो इस टुकड़े के कारण यहां पे विद्युत क्षेत्र देखा, इस टुकड़े के कारण विद्युत क्षेत्र देखा, इस यहां पर भी देख सकता हूं, ये मतलब कि व्यास के कोई भी एक व्यास बनाओ उसके अपोजिट एंड्स पर मैं टुकड़े देख सकता हूं, यहां से एक टुकड़ा देखा, यहां का एक टुकड़ा देखा, तो इनके कारण ये x दूरी पर विद्युत क्षेत्र देख रहा हूं मैं, क्या देख रहा हूं, इस x दूरी पर विद्युत क्षेत्र देख रहा हूं। तो यहां पर ये जो विद्युत क्षेत्र होगा, ये विद्युत क्षेत्र होगा, वह कैंसिल आउट तो नहीं होगा। तो क्या होता है एक्चुअल में, इसके घटक करने पड़ते हैं, यहां पर कोई कोण थीटा मानने पड़ेंगे, इसके दो घटक होंगे, एक साइन में घटक आएगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक कॉस का घटक आएगा जो जुड़ जाएगा। तो वो सारे फिर dq 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 आवेश के जोड़कर हम E-नेट का सीधा साधा फॉर्मूला बनाएंगे, मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2kqx अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। ये फॉर्मूला आप सीधे सीधे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12th में इसका डेरिवेशन क्या था, वेरी गुड बेटा, है ना। तो यहां पर आप इसका सीधे सीधे फॉर्मूला याद रख सकते हो, 2kqx अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इसमें याद रखने का, इस फॉर्मूले को याद रखना एक लाजवाब तरीका बता रहा हूं, या ये अंडर रूट ये x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, यह जब भी वलय होगी आगे चलकर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे उसमें भी ऐसा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसको याद रखने का एक गजब का तरीका, बहुत बार क्या होता है बच्चा भूल जाता है कि यार ऊपर x आएगा नहीं आएगा, ये तो तुम्हें रट जाएगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 ये तो तुम्हें रट जाएगा, लेकिन बच्चा ये भूल जाता है कि यार ऊपर में x लिखूं या नहीं लिखूं। तो याद रखना कि इसमें जब x की वैल्यू 0 रखी जाए, x की वैल्यू 0 रखने पर E-नेट 0 बन जाना चाहिए। क्यों सर, x की वैल्यू 0 होगी मतलब ये B बिंदु केंद्र पर आ गया, x क्या है, x इस अक्ष के अनुदिश है। तो अगर यहां पर रखूंगा मैं, अगर मैंने यह बिंदु यहीं पर ही मान लिया x 0 कर दिया, तो ये तो 0 बनना चाहिए क्योंकि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो x की वैल्यू 0 रखने पे फॉर्मूले में 0 आना चाहिए, मतलब x जो है वो ऊपर ही होगा। क्लियर है मामला? क्या इतना सभी को बहुत ही जोरदार तरीके से चमक गया है? क्या ये कहानी सभी को क्लियर है यहां तक की? नीट में डेरिवेशन नहीं आएंगे, नीट में डेरिवेशन नहीं आएंगे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हम, है ना। और इसी प्रकार से अब इसमें यह भी देख सकते हैं हम कि यार ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र कैसे परिवर्तित हो रहा है। तो यार फॉर्मूले को यार मैं उठा कर ना ऊपर रख देता हूं, और मैं यहां पर इसका ग्राफ भी बनाना चाहता हूं। तो इसमें विद्युत क्षेत्र का जो ग्राफ बनेगा, देखो विद्युत क्षेत्र अक्ष के अंदर इधर भी होगा इधर भी होगा। अच्छा, अब इसमें कुछ होते तेजस्वी बच्चे, वो बोलते कि सर नहीं केंद्र पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर कहीं, यहां पर विद्युत क्षेत्र पूछ रहे तो क्या करेंगे, वो तेरे बस की बात नहीं उसको निकालना, ठीक है। तो पूछेंगे तो अक्ष के अनुदिश ही पूछेंगे या केंद्र पर ही विद्युत क्षेत्र पूछेंगे। क्लियर है मामला? अच्छा, अब यहां पर अगर मैंने अगर इसमें एक अक्ष बनाई, ठीक है, तो यहाँ पे E विद्युत क्षेत्र है और x दूरी है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो विद्युत क्षेत्र कैसे परिवर्तित हो रहा है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र जो है वह पहले बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, देखिए क्योंकि यह आवेश केंद्र पे तो 0 था, जैसे जैसे दूर जाएगा तो विद्युत क्षेत्र आएगा, क्योंकि अब आवेश आ रहा है तो विद्युत क्षेत्र आएगा, लेकिन एक सीमा के बाद में विद्युत क्षेत्र जो है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एग्जैक्ट यही बात इस तरफ भी होगी, एक सीमा के बाद में विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। तो ग्राफ भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना। आप देखो यार, यहां से जो सारी बातें बता रहा हूं ये बहुत सारा जेई टच वाली बातें होंगी यहां पर,
ठीक है, चलिए अब ये विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम कहां पर होता है, तो ये याद रख सकते हो आप, x बराबर r बटा रूट 2 पर अधिकतम मान होता है ना। ये सब डेरिवेशन होता है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने के क्यू एक्स, अच्छा यहाँ पे एक मिनट टू हटा दो, के क्यू एक्स, ये के क्यू एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसको पूरे को हमको इसमें मैक्सिमा मिनिमा करना पड़ता है, मतलब इसका अवकलन करके शून्य करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा करना पड़ता है ना। ये सब जेई में आता है और जेई में भी आजकल ये सारी बातें नहीं पूछी जाती है, कि थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है यहाँ पर, कि इसका अवकलन करके इसको शून्य करो, फिर वहां से एक एक्स की वैल्यू आएगी, वो आएगी r बटा रूट 2, उस पर ये मैक्सिमम होगा, उस पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप बस फॉर्मूला और ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखिए, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस r बाय रूट 2 पर मैक्सिमम मान। क्लियर है कहानी? तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, r बाय रूट 2 पर होगा। चलिए मिनिमम नहीं होगा बेटा, दोनों पर मैक्सिमम ही होगा विशाल बेटा, मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम। मिनिमम तो 0 है, न्यूनतम मान तो 0 है। ये ऐसा ही यार एक रिंग है, एक रिंग है, तो रिंग के इधर भी बल लगेगा, रिंग के इधर भी बल लगेगा। अगर मेरे पास एक बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश तो मेरे बिंदु आवेश के इधर भी विद्युत क्षेत्र होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। जैसे अगर मान के चलो मैं खड़ा हूं, तो अगर कोई मेरी बात सुन रहा, तो मेरा मैं आगे भी, आगे वाला भी सुन रहा है, इधर वाला भी सुन रहा है, इधर वाला भी सुन रहा है, पीछे वाला भी सुन रहा है, हर जगह पर विद्युत क्षेत्र है। क्लियर है मामला? तो उसी प्रकार से यह भी होगा कि यहां पर भी मैक्सिमम होगा, यहां पर भी मैक्सिमम होगा, दोनों तरफ मैक्सिमम आएगा ना, कि दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र समान होगा। जिसे के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखते हैं, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर इधर भी होता है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, हर जगह होगा। क्लियर है मामला? तो बस ये बेसिक सी बात और ये फॉर्मूला, इसका ध्यान होना चाहिए हमें। अब इसी प्रकार से इसमें जो हमें पूछा जा सकता है, वो क्या क्या बात पूछी जा सकती है, इसमें एक और बात होती है कि अगर मेरे पास एक वलय खंड आ जाए, मतलब कि मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास एक वलय खंड, वलय खंड मतलब क्या हो, कि अगर मेरे पास पूरा वृत्त ना होते हुए कोई चाप आ जाए, एक चाप आ जाए, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक चाप है जिसमें एक समान रूप से आवेशित, जो एक समान रूप से आवेशित है, तो इसके कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब अगर मैंने यहां पे कोण अल्फा बोल दिया, अब सबसे पहली बात तो ये समझना होगा कि क्या इसके कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा? नहीं, इसके कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर केंद्र पर विद्युत क्षेत्र? क्योंकि बेटा अगर तूने ये वाला आवेश कंसिडर किया, ये वाला आवेश माना, ये डीक्यू माना, ये डीक्यू माना, ये डीक्यू माना, कोई भी आवेश ले ले, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र यहां पर होगा, वो इस दिशा में आएगा। यह कैंसल आउट नहीं होगा, इसके सामने कोई दूसरा आवेश नहीं है इसे कैंसल आउट करने के लिए। तो उसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बटा आर साइन अल्फा बटा 2। और लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है सर आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो ये होगा टोटल आवेश बटे में इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई होगी आर थीटा। ये चाप की लंबाई क्या होगी? एल होगी, इस चाप की लंबाई एल बोल सकते हैं हम। और एल बराबर क्या होता है? एल बराबर हमने पढ़ा था सर आर थीटा होता है। अब यहाँ पे कोण अल्फा बोल दिया है, तो इसको आर इंटू अल्फा बोल देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा की जगह हम लिख सकते हैं क्यू बटे में आर अल्फा, क्यू बटे में आर अल्फा। ठीक है, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। अब इसी प्रकार से हमें यह भी बातें पूछी जा सकती है, जैसे कि इस रिंग में अगर मेरे पास आधी रिंग होती है, सर रिंग दोलन भी करता है क्या? रिंग दोलन भी करता है, मतलब रिंग तो दोलन, वो तो दोलन वाली बात तो अलग से हम पढ़ेंगे, वो दोलन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चिंता ना करो। अच्छा, तो अब हमसे इसमें जो इंपॉर्टेंट सी बातें पूछी जा सकती है कि यार अगर मेरे पास अर्धवलय हो, ये दो बातें याद रखना, अर्धवलय हो और मेरे पास एक चौथाई वलय हो, तो उन दोनों कंडीशन में विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो इस पर हम एक दो फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा देता हूं मैं आपको, है ना। और एक क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो आप याद भी रखोगे। क्या बोल रहा हूं मैं? पहली बात, ये क्वेश्चन क्या है? अगर मेरे पास एक अर्धवलय होगी, अर्धवलय के कारण विद्युत क्षेत्र, वैसे काफी अरसे से इस पर कुछ डायरेक्ट सवाल नहीं आया है, मतलब कि वलय वगैरह पर या इन सब पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र पर सवाल आते रहते हैं।
चलिए, तो अगर मेरे पास अर्ध वलय होंगी तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो सर एक बार आधी वलय बना लेते हैं हम पहले। तो ये एक पूरी वलय थी, वो पूरी ना होते हुए आधी हो गई है। तो अगर मेरे पास एक आधी वलय है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके केंद्र पर ही पूछी जाएगी, यही पूछा जाएगा। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा सर? ये रहा केंद्र। तो इस पर कोण का मान कितना आ गया सर? कोण का मान अल्फा जो है वह पाई या 180 डिग्री रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 180 डिग्री का कोण बनने वाला है। तो अगर मेरे पास अर्धवलय होती है तो अर्धवलय, क्या अर्धवलय के केंद्र में विद्युत क्षेत्र 0 होगा? नहीं सर, अर्धवलय के केंद्र में विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होने वाला है। तो कितना होगा विद्युत क्षेत्र? तो सर यह विद्युत क्षेत्र E लिख सकता हूं, मेरे पास फॉर्मूला है 2k लैम्बडा बटे में r त्रिज्या है, इसकी r त्रिज्या है, साइन 180 बटे में 2, 180 बटे में 2 या 90 डिग्री लिख सकता हूं, या पाई बाय 2, 90 डिग्री 1 होता है, तो ये बचा 2k लैम्बडा बटा r, 2k लैम्बडा बटा r। इसको आप चाहो तो रट्टा भी लगा सकते हो, है ना, आप चाहो तो इसका रट्टा भी लगा सकते हो कि 180 डिग्री पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो 2k लैम्बडा बटा r होता है। कितना होता है? 2k लैम्बडा बटा r होता है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे यह बात सदिश रूप में भी पूछी जा सकती है, दिशा के साथ भी, दिशा के साथ भी। जैसे यहां पर तो आसान सी सर दिशा बताना, या दिशा इस तरफ है ना, या वलय से दूर की तरफ है। पॉजिटिव होगा तो वलय से दूर की तरफ होगी, नेगेटिव वलय हो, नेगेटिव आवेश होगा तो वलय की तरफ होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, यही तो है ना, पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव की तरफ। लेकिन अगर मान के चलो मेरे पास अर्धवलय है, क्या है मेरे पास? अर्धवलय है। अब इसके कारण अगर मुझे विद्युत क्षेत्र बताना है तो विद्युत क्षेत्र कहां होगा, विद्युत क्षेत्र कहां होगा, तो वह कैसे पता करेंगे? तो वह हमें याद रखना है भैया कि इसका विद्युत क्षेत्र जो होगा वह सदैव 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 इसका जो सेंटर होगा या इसका जो अर्धक होगा उससे गुजरती हुई, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां पर अगर हमें इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करनी है तो यहां पर इसका जो अर्धक होगा उसके दिशा के अनुदिश इसका विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, जैसे अगर मान के चलो यहां पर यह एक चाप है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा सर? केंद्र पर। किस और होगा? तो यहां पर इसका जो अर्धक होगा उसके अनुदिश विद्युत क्षेत्र होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा, देखो एक्चुअल में क्या होगा कि यहां पर सर कुछ आवेश ऊपर है, कुछ आवेश नीचे है, कुछ आवेश ऊपर है, कुछ आवेश नीचे है। तो ये अर्धक के ऊपर जितना आवेश होगा उतना ही नीचे होगा, हमेशा सेंटर मतलब क्या होता है? आधा ऊपर आधा नीचे। तो आधा ऊपर आधा नीचे, तो देखो क्या होगा कि अगर मैंने बोला यार ये वाला आवेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा? तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। इसके जस्ट अपोजिट एक और आवेश में लूंगा जिसके कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा? इस दिशा में होगा। तो इसमें ये जो दो विद्युत क्षेत्र आए फिर से वही कहानी होगी, इसके y घटक जो होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, x घटक जो है वो जुड़ जाएंगे। तो इसी वजह से हम यहां पर इसके केंद्र या अर्धक के अनुदिश ही विद्युत क्षेत्र मानते हैं। क्लियर है? दिशा जो होगी वह इसी दिशा में होगी, है ना। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अभी शुरुआत हुई है विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूला आपको बहुत सारी चीजों के कारण पता करना है, अभी वलय के कारण पता करना है, अभी फिर उसके बाद में एक बार चलो कितने याद रखेंगे, अभी तो बहुत है। अभी हमें वलय के कारण हुआ है, फिर वलय खंड के कारण हुआ है, फिर इसके प्रकार से हमारे पास एक रेखीय एक समान रूप से आवेश वितरित होगा तो रेखीय छड़ होगी, उसके कारण विद्युत क्षेत्र याद करना पड़ेगा, अनंत के कारण याद करना पड़ेगा, अर्ध अनंत के कारण याद करना पड़ेगा, गोलीय में भी फिर समतली चादर आएगी, फिर चादर के बाद में गोले आएंगे, गोला खोखला गोला होगा, ठोस गोला होगा, उसमें अंदर बाहर हर जगह विद्युत क्षेत्र पता करना पड़ेगा, फिर इन्हीं सब के कारण विद्युत विभव भी याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए बोलता है इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अरे डरना है भैया, डरना है। इस चैप्टर का फॉर्मूला चार्ट बनाए बगैर आप जिंदा नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो एक पेज में सब कुछ लिखना है या एक फॉर्मूला शीट इस चैप्टर की बनानी ही पड़ेगी। चलो ओके, तो यह मेरे पास अर्धवलय होगी तो 2k लैम्डा बटा r, दिशा इस तरफ होगी। अच्छा, अगर मेरे पास 1/4 वलय होगी तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा?
तो आप चाहो तो क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हो इस चीज को, क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हो कि मेरे पास यहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था थी, यह मेरे पास y अक्ष था, यह मेरे पास x अक्ष था। देखो अब तुम्हारे मजे लिए जाएंगे इस प्रकार से, मेरे पास एक y अक्ष है, एक x अक्ष है, यह मेरे पास 1/4 वलय है, 1/4 वलय में पूरे पे पॉजिटिव 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 आवेश है। तो अब आपको बताना है कि यहां पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, आवेश Q है, या एक समान रूप से आवेश वितरण है, लैम्डा मान लो ज्यादा बेहतर है, लैम्डा आवेश वितरण। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, क्या होगा? हाँ भाई, तो हमारे पास क्या 0 होगा? नहीं सर, आधा ही है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई भी नहीं है। ओके, तो अब क्या करेंगे सर? अब विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिखेंगे 2k लैम्डा बटे में r साइन अल्फा बटे में 2। ये मेरे पास फॉर्मूला है। ओके सर, तो ये कोण कितना है? अल्फा की वैल्यू जो है सर वो 90 डिग्री, तो 2k लैम्डा बटा r साइन 90 बटा 2, 90 बटा 2 या 45 डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा 2k लैम्डा बटा r साइन 45 मतलब 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो 2k लैम्डा बटा r इंटू 1/√2। तो बेटा ये √2 से 1 2 कट जाएगा, तो यहां जाएगा √2k लैम्डा बटा r, √2k लैम्डा बटा r। क्लियर है मामला? तो 1/4 वलय होगी, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र यह होगा। अब आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि यह कहां होगा, किस दिशा में होगा, इसको सदिश रूप में लिखकर बताइए। ठीक है, यह सब कुछ जेई में पूछा जा चुका है, नीट में कभी नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में पूछी जा सके बातें। तो ये जो बातें बता रहा हूं ये सब जेई बेस्ड कंसेप्ट से, लेकिन यह हमें पता होना चाहिए, और मैं होमवर्क में भी ऐसे सवाल डालूंगा। तो यहां पर अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र होगा तो किस दिशा में होगा सर? तो विद्युत क्षेत्र होगा तो किस दिशा में होगा? अच्छा सर, ये कैसी बात हुई सर? यहां पर ये जो विद्युत क्षेत्र होगा वह क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच में से निकल के जाएगा, तो वह केंद्र पर इस दिशा में होगा। क्या केंद्र पर वो इस दिशा में होने वाला है? क्या ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी? ठीक है, तो क्या ये 45 डिग्री पर रहने वाला है? यहां से अर्धक कहां आएगा इसका? 45 डिग्री पर आएगा। कहां पर आएगा? 45 डिग्री पर आएगा। ठीक है, मतलब ये बीच में से निकल कर जा रहा है ना। कुछ बच्चे के कैप बोल रहे, अरे मूर्ख, बाहर थोड़ी ना आ रहा है, बीच में से इस तरफ विद्युत क्षेत्र जा रहा है। तो यह विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई। अब आपसे इसको सदिश रूप में भी पूछ सकता है, सदिश रूप से। तो सदिश रूप में क्या होगा? सदिश रूप में तो यह विद्युत क्षेत्र ई आया है आपके पास, यह विद्युत क्षेत्र कितना आया? ये ई नॉट बोल देते इसे। तो सदिश रूप में क्या लिख सकता हूं? ये कोण सर 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो इसका सदिश एक घटक इधर है, एक घटक इधर है, जिसमें आई कैप जे कैप के रूप में कैसे लिखते हैं? एक सदिश आ गया, उसका आई कैप जे कैप लिखना है, मुझे आई कैप जे कैप लिखना है। तो क्या होगा? क्या मैं यहां पर इसे ई नेट को सदिश रूप में ऐसा लिख सकता हूं? ये मेरा आंसर आ चुका है, ये मेरा आंसर है, लेकिन मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाह रहा हूं। तो क्या मैं सदिश रूप में इसको ऐसा लिख सकता हूं? ई बराबर हो जाएगा ई नॉट कॉस 45 माइनस आई कैप प्लस ई नॉट साइन 45 माइनस जे कैप। कितनों को ये चमका सर? एक घटक माइनस आई में, एक घटक माइनस जे में। और अगर हां तो यहां पर ई नॉट की वैल्यू कितनी है? ये कितना है? या आप चाहो तो एक बार कॉस 45 साइन 45 की वैल्यू से वैसे भी बराबर होती है, तो ई नॉट की वैल्यू रख के सारी वैल्यूज रख दो, तो हो जाएगा √2k लैम्डा बटा r इंटू 1/√2 माइनस आई कैप प्लस
2k लैम्डा बटा आर इंटू 1/√2 माइनस का जे कैप, या √2 से √2 कट जाएगा, यह आ जाएगा k लैम्डा बटा आर माइनस k लैम्डा बटा आर आई कैप माइनस k लैम्डा बटा आर जी कैप। यह विद्युत क्षेत्र होगा सदिश रूप में, यह विद्युत क्षेत्र होगा सदिश रूप में। उड़ गए तोते। अभी तो रुक जा, आज तो 6 बजे तक मामला सेट कर दूंगा मैं, जो आधे बचे थे उनको भी भगा दूंगा मैं, फिर कल से इजी पढ़ाऊंगा मैं। एक और खतरनाक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आज मैं। हाँ भाई, आज तो वैसे भी मेरे हिसाब से कुछ लोगों को छुट्टी कर लेनी चाहिए, घर पर बोल दो आज डाउटनेट की ऐप खराब हो गई है, घर पे बोल दो डाउटनेट की ऐप खराब हो गई है। घर वाले पूछेंगे कैसे, तो बोल देना अरे ऐसी ही ऐप है, बेकार ऐप है, आधे टाइम चलती है आधे टाइम खराब रहती है। क्योंकि आज बायो की क्लास तो है नहीं, केमिस्ट्री की क्लास में पता नहीं तुम्हारे क्या हाल है, और फिजिक्स की क्लास में तुम्हें ये तो समझ आ नहीं रहा है, तो छुट्टी कर लो आज, ठीक है। क्योंकि आज छुट्टी करोगे तो तुम कल अपने आप कर लोगे, परसों भी अपने आप कर लोगे, और फिर उसके बाद में थोड़े दिन में आके बोलोगे सर मेरा बैकलॉग हो गया, तो मैं बोल दूंगा कोई बात नहीं बेटा, वो चैप्टर तूने छोड़ दिया, छोड़ दे, अगला चैप्टर पढ़ ले। तो ऐसा अगला 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 करते करते सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, ये एकदम टुच्ची सी बात बताइए मैंने, टुच्ची सी बात। और इसका डायरेक्ट कंसेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूं कि भैया अगर मान के चलो इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र ई देखो यार, ये मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर मान के चलो इधर की तरफ ए है, इधर की तरफ ए है, इधर की तरफ ए है, तो इसका परिमाणी √2a होता है, ये सिखाया था मैंने। डायरेक्ट भी कर सकते थे, हाँ सर ये ए होता है, ये होता है, इसका परिमाणी √2a होता है। तो यहां पर साफ दिख रहा है ये √2 k लैम्डा बटा आर है, मतलब ये k लैम्डा बटा आर है, ये k लैम्डा बटा आर है, तभी तो परिमाणी √2 k लैम्डा बटा आर था। ले ऐसा भी डायरेक्ट कर सकता था। आया समझ में? क्या ये बात क्लियर है सभी को? आ गया मजा? क्लियर है मामला? तो ये वाले फॉर्मूले, ये जेई कंसेप्ट है ना, प्योर सीधी बात, में बकवास, जेई का सवाल ये तो। हाँ, तो ये हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे, बाकी मैंने तुमको सही तरीका बताया कि आई कैप जे कैप में कैसे तोड़ा जाता है। बाकी ये तो आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर ये √2 होता तो k लैम्डा बटा आर, k लैम्डा बटा आर, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे k लैम्डा बटा आर माइनस आई कैप, k लैम्डा बटा आर माइनस जे कैप। ये माइनस आई कैप होता है, ये माइनस जे कैप होता है। क्या ये एसपी स्टार सभी को समझ में आया? क्लियर है मामला? अच्छा, इसी प्रकार से आप बहुत स्लो पढ़ाते हो, कोई बात नहीं बेटा, आप बाद में पढ़ लेना क्लास को फास्ट फॉरवर्ड करके। हाँ, आगे बढ़ते हम, इसी सवाल को और थोड़ा बेहतरीन बनाते हैं। एक और मजेदार सवाल इसमें करवा देता हूं मैं, ये हटा दूं क्या यार? चलो छोटा करके यहीं पर सेट कर देते हैं, जिसको देखना वो देख लेगा। हाँ, अगर यहां पर एक और जोरदार सवाल बनाते हैं हम इसी का, चलो मैं फास्ट पढ़ाता हूं। इसका एक और जोरदार सवाल देख लो, यहाँ पर एक y एक्स है, यहाँ पर एक एक्स है, और इसमें आवेश वितरण है। तो आवेश वितरण है, तो आपको फिर से केंद्र विद्युत क्षेत्र बताना, जल्दी से विद्युत क्षेत्र का परिमाण बताइए। आपको सवाल में दिया गया है कि यहाँ पर ये जो है ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये पूरा पूरा पॉजिटिव 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 आवेश है। आपको बताना है कि केंद्र विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा और दिशा किस और होगी, बताइए जल्दी से क्या होगा। अरे स्टेटमेंट बोला था अभी, इसमें नहीं दिया क्या? चलिए, सवाल में कुछ नहीं है, फोटो देखना है। एक वलय में चित्र अनुसार रूप से आवेश वितरित है, तो परिमाणी विद्युत क्षेत्र कहां होगा, किस दिशा में होगा, यह बताना है आपको। ठीक है मामला?
चलिए, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो यहां पर अब ये सवाल कंपैरेटिवली आसान है ना, अगर आपने वो सब झेल लिया तो अब अभी आपको बहुत आसान लगेगा। कैसे? कि देखो यार, इसमें अगर मैं मान के चलो, ये मैंने बोला ए बी सी डी, 4 टुकड़े कर दिए इसके, मैंने क्या कर दिए? 4 टुकड़े कर दिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि यहां पर ये पॉजिटिव के कारण, इस पॉजिटिव कारण, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा और इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि विद्युत क्षेत्र एडी के कारण और विद्युत क्षेत्र ए बी के कारण, सॉरी बीसी के कारण कैंसिल होंगे, कैंसिल होंगे। ठीक है, क्या अब बचा हुआ भी कैंसिल आउट हो जाएगा? देखते हैं क्या हो रहा है। सर यहां पर एक्चुअल में माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस से दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र होता है, माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहां पर एक्चुअल में इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र जुड़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? क्या ये बात समझ में आई सभी को कि यहां पर 2 विद्युत क्षेत्र होंगे? सर सीडी के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, एबी के कारण भी इधर ही होगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो नेट विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो आ जाएगा विद्युत क्षेत्र परिमाण अनुसार मैं लिखूंगा। तो देखो ये कितना है, ये तो हमने अपने निकाला 2k लैम्डा बटा आर, तो ये होगा 2k लैम्डा बटा आर, इसके कारण भी 2k लैम्डा बटा आर होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो नेट क्या हो जाएगा? नेट विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा वो 2√2k लैम्डा बटा आर हो जाएगा। क्लियर है कहानी? यह परिमाणीय विद्युत क्षेत्र होगा, परिमाणीय विद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर है मामला? आपको ऐसा भी बोल सकता है कि भाई यहां पर एक के कारण, मतलब कि AB के कारण विद्युत क्षेत्र E0 है, तो परिमाणीय विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो परिमाणीय विद्युत क्षेत्र 2E0 हो जाएगा ना, क्योंकि इसके कारण E0 बोल दिया। देखो एक सवाल जो है वो एक बार AITS में आया था, मतलब कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आया था, तो वह बढ़िया किसी बड़ी कोचिंग में आया था, तो यहां पर उसमें बस इतना बोला था कि यार 1/4 के कारण या AB के कारण विद्युत क्षेत्र E0 है ना, AB के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो E0 है। तो अगर AB के कारण विद्युत क्षेत्र E0 है तो आपको परिमाणीय विद्युत क्षेत्र पूछा था, तो क्या बोलते थे आप? 2E0 हो जाएगा। क्लियर है कहानी? आ गई बात समझ में? क्या ये वाला कंसेप्ट सभी को समझ में आया कि अगर मेरे पास एक वलय होती है तो वलय के कारण मैं विद्युत क्षेत्र क्या क्या लिख सकता हूं? इसमें मेन है आधे के कारण और 1/4 के कारण। ठीक है, तो आधे के कारण क्या पढ़ा हमने? आधे के कारण तो 2k लैम्डा बटा आर होता है सर, आसान सी बात होती है। 1/4 के कारण हमारे पास √2k लैम्डा बटा आर होता है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो √2k लैम्डा बटा आर होता है। ये भी आप चाहो तो आप रट सकते हो इसको, या इसी को चाहूं तो मैं सदिश रूप में लिख सकता हूं k लैम्डा बटा आर आई कैप, k लैम्डा बटा आर जे कैप, है ना, या इस दिशा में होगा, मतलब कि अगर पहले चतुर्थांश में मैंने वलय रखी हुई है या 1/4 वलय रखी हुई है तो जगह माइनस k लैम्डा बटा आर आई कैप माइनस k लैम्डा बटा आर जे कैप। ठीक है, या कॉस, ये कैसे किया? ये एक्चुअल में मेरे पास परिमाणीय विद्युत क्षेत्र इस तरफ था, तो इसके घटक कर लिया, एक घटक इधर आया, एक घटक इधर आएगा, तो इधर वाला घटक माइनस आई कैप होगा, इधर वाला घटक माइनस जे कैप होगा, उसको मैंने सॉल्व कर लिया। क्लियर है मामला? हाँ भाई, आ गया समझ में? एक बार जोरों से लगा दी जाए कमेंट्स में आग, ताकि हम बढ़े आगे। ठीक है मामला? हाँ, लास्ट वाले में क्या था? लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बोला कि एक मेरे पास वलय है जिसमें चित्र अनुसार आवेश वितरित है, मतलब इसमें माइनस आवेश है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, तो 3/4 में प्लस है और 1/4 में माइनस आवेश है। तो यहां पर ये वाला प्लस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा, क्योंकि AB के कारण या विद्युत क्षेत्र जो होगा वो AD के कारण इस तरफ होगा, इस तरफ AD के कारण होगा, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र देख पॉजिटिव से दूर की तरफ होता है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र BC के कारण इधर होगा। ये समान आकार है, समान आवेश है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। फिर उसके बाद में इसके कारण CD के कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, CD के कारण इस तरफ होगा, और AB के कारण भी विद्युत क्षेत्र इसी तरफ होगा। क्यों? क्योंकि सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होता है, पॉजिटिव कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर की तरफ होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे या यहां पर हम विद्युत क्षेत्र को जोड़ देंगे इन दोनों के कारण,
इसके कारण और इसके कारण विद्युत क्षेत्र जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा एक के कारण √2 k लैम्डा बटा आर था, दोनों के कारण 2 k लैम्डा बटा आर हो जाएगा। क्लियर है मामला? आ गया समझ में सभी को? चलिए, आया मजा? इसी प्रकार से एक और बात करते हैं हम, है ना। हमने अभी वलय पे बात कर ली, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहां पर एक और वलय के अलावा बात करेंगे छड़ पर। तो एक समान रूप से आवेशित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान रूप से आवेशित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना। ये भी नीट में नहीं आया, ये भी जेई में आया है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए ना। मतलब इसका मेन फॉर्मूला जेई में यूजुअली काम आता है, लेकिन इससे मैं जो अनंत छड़ के लिए डेरिवेशन कर दूंगा वह नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब हम ये छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे। तो छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र मतलब क्या हुआ सर? देखो, अगर मान के चलो मेरे पास एक समान रूप से आवेशित एक छड़ है, ठीक है, ऐसे कुछ छड़ है। देखो, अच्छा एक और बात बेटा, मैं ये छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र बताऊंगा। तो छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र सर यहां पर एक समान रूप से आवेशित है, इसका आवेश वितरण लैम्डा बोल दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि यार ये छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र मैं इधर बना रहा हूं तो इधर ही है, ये छड़ है तो ये इधर बना रहा हूं तो इधर ही विद्युत क्षेत्र नहीं है, ऐसा नहीं है। विद्युत क्षेत्र यहां भी होगा, 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 यहां भी, 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 हर जगह होगा। इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, हर जगह होगा, है ना। पूरे गोले में विद्युत क्षेत्र होगा। जरूरी नहीं है मैं इधर बना इधर ही, बेटा यहां 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 हर जगह विद्युत क्षेत्र होगा। तो जो इधर होगा वही इधर होगा, वही इधर होगा, यह वही इधर होगा। तो यहां पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, ठीक है। तो एक समान रूप से आवेशित छड़ के लिए विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होगा? इसका भी बहुत भयंकर डेरिवेशन होता है, लेकिन वही बात है, हम डेरिवेशन में नहीं जाना चाह रहे। तो मान के चलो यहां से r दूरी पर एक बिंदु P देखा मैंने, जिस पर मैं विद्युत क्षेत्र देना चाह रहा हूं। तो अब क्या होता है यार, यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होता वह एक्चुअल में परिमाणीय विद्युत क्षेत्र ना लिखते हुए हम घटक के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? घटक के रूप में। तो यहां पर क्या होता है कि मान के चलो ये वाला कोण जो है आपका ऊपर की तरफ, ये P बिंदु है, तो यह कहीं भी हो सकता है। तो ये ऊपरी सिरे से अल्फा कोण बना रहा है और निचले सिरे से बीटा कोण बना रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, है ना। यहां पर ये एक छड़ है, यहां पर एक छड़ है, मान के चलो मैंने बोला कि यहां पर एक छड़ है, ये एक समान रूप से आवेशित वितरित है इस छड़ में। हाँ, ये गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आएगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला जो है ना, वह जो मैं आपको बता रहा हूं वो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में नहीं आएगा। उसका जो डेरिवेशन एक और बताऊंगा मैं, वो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आएगा। तो मान के चलो यहाँ पे एक छड़ है, तो इस छड़ के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देख रहा हूं मैं। तो ये ऊपरी सिरे पर जो कोण बन रहा है उसे अल्फा बोला और निचली सिरे पर जो कोण बन रहा है उसे बीटा बोला। तो क्या बनेगा यहां पर? परिमाणीय विद्युत क्षेत्र। तो यह विद्युत क्षेत्र जो होगा बेटा, इसके एक्चुअल में दो घटक होंगे, है ना। एक घटक आएगा जिसे मैं बोलूंगा E परपेंडिकुलर, और एक घटक आएगा जिसे मैं बोलूंगा E पैरेलल। यह आसान फॉर्मूला होता है और इसमें मेहनत भी कम है, चिंता ना करो। तो यहां पर दो घटक होंगे, एक होगा E पैरेलल और एक E परपेंडिकुलर। मतलब रॉड के लंबवत विद्युत क्षेत्र और रॉड के समांतर विद्युत क्षेत्र, दो विद्युत क्षेत्र के घटक आएंगे यहां पर, ठीक है। मतलब कुछ विद्युत क्षेत्र, देखो परिमाणी विद्युत क्षेत्र जो है वो एक्चुअल में इस तरफ होगा। ये कैसे पता करेंगे हम? इसको पता करने का भी एक राज है मेरे पास। देखो, मान के चलो कि यहां पर ये उनको ही पढ़ाया जा रहा है जो सतत रूप से पढ़ रहे, बढ़िया रूप से पढ़ना चाहते, मेहनत करना चाह रहे, उनके लिए सारी बातें हैं। बाकी सब तो फॉर्मूला याद रख लो और आगे बढ़ जाओ। देखो भाई, मान के चलिए रॉड बड़ी है, ये रॉड छोटी है ना। मतलब कि ऊपर बड़ी है और नीचे छोटी है, मतलब कि कोण अल्फा जो है वो बड़ा हो गया बीटा से, ठीक है। तो क्या होगा इस कारण, ये विद्युत क्षेत्र के घटक कैसे आए, घटक कैसे है ना। तो देखो, इसको आप ऐसा समझ सकते हो बेटा कि यार यहां पर फिर से वही वाली बात है, हर एक छोटे टुकड़े के कारण मुझे विद्युत क्षेत्र देखना पड़ेगा। तो मान के चलो यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा काटा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा सर? इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। नीचे एक छोटा टुकड़ा काटूंगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा? इस दिशा में होगा। तो देखो यार, इसमें क्या होगा, इसमें फिर से घटक होंगे, एक घटक इस तरफ आएगा, इन दोनों, एक घटक इधर आएगा और एक घटक लंबवत आएगा जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा।
दो विद्युत क्षेत्र होंगे, दो विद्युत क्षेत्र होंगे, एक ऊपर वाले टुकड़े के कारण, एक नीचे वाले कारण। तो उसके घटक बनेंगे, इधर वाले घटक जुड़ जाएंगे, इधर वाले घटक माइनस हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन बस इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि अगर मान के चलो ऊपर वाली रॉड और नीचे वाली रॉड की लंबाई बराबर होगी, तो जितने टुकड़े ऊपर आएंगे उतने ही टुकड़े नीचे आएंगे, मतलब ये पूरा नेट कट जाएगा, पूरा नेट कट जाएगा। लेकिन अगर ऊपर वाली रॉड की लंबाई ज्यादा होगी और नीचे वाली रॉड की लंबाई कम होगी, तो ऊपर ज्यादा टुकड़े आएंगे, नीचे कम टुकड़े आएंगे, मतलब इस तरफ विद्युत क्षेत्र ज्यादा आएगा, है ना, और नीचे वाला घटक रह जाएगा, उसको हर कोई कैंसल आउट करने के लिए नहीं बचेगा। तो इसलिए यहां पर दो घटक आएंगे, ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल। तो इनकी वैल्यू भी आसान सी होती है। जैसे ई परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है, देखो परपेंडिकुलर में हम हमेशा साइन रखते हैं लंबवत में, तो होगा के लैम्डा बटा आर, ये आर दूरी है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसी प्रकार से ई पैरेलल में क्या आएगा, ई पैरेलल में आएगा के लैम्डा बटा आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ना माइनस क्यों हो रहा है, जिनको वो वाली बात समझ में, उनको अब ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्या होगा सर, साइन वाले इस तरफ वाले घटक जुड़े थे और इधर वाले कैंसिल आउट हो रहे थे, तो इसलिए कैंसिल आउट होंगे और ये जुड़ जाएंगे। क्लियर है मामला? तो अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हमें याद होने चाहिए, कुछ छोटे छोटे से बातें हमें याद होना चाहिए। जैसे हमें बोलेंगे कि यार अगर, चलो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते, एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूं आपको, फिर उसके बाद में इसमें और क्या क्या याद रखना है वो बताऊंगा मैं आपको। तो मान के चलो मेरे पास एक रॉड है, जिसमें ऊपरी सिरे और निचली सिरे पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये पूरी पॉजिटिव आवेशित है। तो इस रॉड से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? ई नट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो P पर बताना है, क्या करना है? हाँ, ये सेम मैग्नेटिक फील्ड, देखो आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यही 2 चैप्टर बाद मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ने वाले हैं हम, है ना। 12th आसान क्यों हो जाता है बच्चे के लिए? क्यों? क्योंकि जिसने एक बार थोड़ी सी मेहनत कर दी क्लास 12th में, वो चीजें रिपीट होती है और उसको मजा आने लग जाता है कि अरे यार ऐसा कैसे तो पहले भी पढ़ा था, ऐसा कैसे पहले भी पढ़ा था। क्लास 12 का एक सवाल, इसका ग्राफ बनता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो नीट के इतिहास में 3 से 4 बार पूछा जाएगा, हर 3-4 साल में वही का वही सवाल रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक बार बढ़िया तरीके से चीज समझ जाते हो, यही चीज मैग्नेटिक फील्ड में भी होगी। ठीक है, 11th में ऐसा कभी नहीं होता कि जो यहां पढ़ा वो रिपीट हो गया। रिपीट तो क्या, वहां तो वो जान ले लेता है 11th क्लास में मैकेनिक्स, तो यहां उसमें और 4 चीजें नहीं बताएगा वो। लेकिन यहां पर आसान बात होती है कि भैया जो वहां पढ़ लिया ओके, अब यहां पर उसको थोड़ा सा रिपीट करके फॉर्म चेंज कर दिया। रॉड अभी चार्ज, इसमें करंट बहा देंगे। हाँ भाई, तो क्या होगा यहां पर, तो ई विद्युत क्षेत्र के 2 घटक से क्या हमने सर, ई परपेंडिकुलर, ये होगा 2k लैम्डा बटा आर, सॉरी ये होगा k लैम्डा बटा आर साइन 45 प्लस साइन 45। तो साइन 45 प्लस साइन 45 क्या होगा सर, ऊपर और नीचे का कोण बराबर है, तो 45 मतलब 1/√2, 1/√2। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k लैम्डा बटा आर 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2 के लैम्डा बटा आर 2/√2, या कट जाएगा तो ये बचेगा √2 ऊपर चले जाएगा, ये √2 के लैम्डा बटा आर। और सॉरी तो वहां भी बना था, हाँ तो क्या हुआ अभी यार, वो रॉड है वो भले थी, अलग अलग फॉर्मूले वैसे भी। ठीक है, अच्छा सर, तो अगर ये बना तो अब क्या मैं इसी प्रकार से इसका ई पैरेलल भी निकाल सकता हूं? ई पैरेलल, तो इसमें ई पैरेलल क्या आ जाएगा सर, समांतर, मतलब कि इसके 2 घटक होंगे, इस तरफ विद्युत क्षेत्र आएगा इस पूरी रॉड के कारण, तो नीचे वाली दिशा में या ऊपर वाली दिशा में विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? तो सर ये तो 0 आ जाएगा। क्या मैं इसे डायरेक्ट 0 लिख दूं? क्यों? क्योंकि यहां पर भी 45 डिग्री होगा, यहां भी 45 डिग्री होगा, नेट 0 हो जाएगा, नेट 0 हो जाएगा। वही वाला कंसेप्ट अभी जो मैंने तुम्हें समझाया कि ऊपर और नीचे बराबर लंबाई की रॉड है, तो इसके जो भी घटक आएंगे, जो भी इसके कारण विद्युत क्षेत्र रहेगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रहेगा, तो हर एक को कैंसिल आउट करने के लिए कोई ना कोई होगा ही होगा। तो नेट विद्युत क्षेत्र जो होगा वो केवल 2k लैम्डा बटा आर बचेगा। क्या ये सभी को क्लियर है मामला? क्या कॉस में क्यों नहीं होगा समझ में आ गया? क्योंकि cos 45 0 हो जाएगा, माइनस करना है उसमें।
चलिए, तो अब इसमें नीट में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, नीट में क्या आने की चांसेस है इसमें, है ना, नीट में क्या आने के चांसेस है। तो नीट में आपको पूछा जा सकता है कि यार अगर हमारे पास यहां पर एक रॉड है, तो अगर ये रॉड जो है वो अनंत लंबाई की रॉड है। अच्छा, अगर मैं अलग अलग एंगल ले लेता तो आंसर आता, फिर जीरो नहीं करना पड़ता ना, फिर वहां पे कैलकुलेशन बनती। ठीक है, अब नीट में जो आ सकता है हमें बोलेगा कि यार अगर मेरे पास एक अनंत लंबाई की छड़ है, क्या है मेरे पास, अनंत लंबाई की छड़ है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अनंत लंबाई की छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो इसी में एक और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हमारे पास, एक समान रूप से वितरित आवेश की जो छड़ है वो अगर अनंत लंबाई की छड़ है, अनंत लंबाई की छड़, अनंत लंबाई की छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र, तो अनंत लंबाई की छड़। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह समझना होगा कि सर क्या वाकई में कोई एक अनंत लंबाई की छड़ इस दुनिया में संभव है, क्या वाकई में कोई अनंत लंबाई की छड़ संभव है इस दुनिया में, अनंत लंबाई की छड़ क्या संभव है इस दुनिया में, मतलब ऊपर से भी अनंत, नीचे से भी अनंत, हर जगह से अनंत हो गई सर। तो क्या सर मेरे पास एक अनंत लंबाई की छड़ वास्तविकता में इस दुनिया में संभव है भी या नहीं, ये सोचना होगा मुझे। तो सर अनंत लंबाई की छड़ तो नहीं पॉसिबल, ऐसे तो नहीं कि चांद तक हम छड़ बना देंगे, ऐसे छड़ पॉसिबल नहीं है। तो सर फिर ये तो गलत ही केस पढ़ रहे, नहीं ये गलत भी नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो मैं समझ लूंगा अनंत मतलब क्या होता है। मैंने आपको जब बेसिक मैथ्स पढ़ा था तब भी अनंत का मतलब बताया था। किसका मतलब बताया था, अनंत का मतलब, अनंत का मतलब होता है कि दूरी पर निर्भर करता है, एक्चुअल में दूरी पर निर्भर करता है। जैसे सर मान के चलो यार, मान के चलो कि आप ऐसा समझो कि आप जब छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो आपके यहां पर हमने क्या किया, आपकी गर्दन में हमने एक रॉड बांध दी कि तुम कभी भी ऊपर ना देख पाओ, तुम कभी भी ऊपर ना देख पाओ, ऐसी रॉड बंधी हुई। तो अब क्या होगा, तुम छोटे बच्चे थे, है ना, तो अगर मान के चलो तुम ऊपर नहीं देख सकते हो, ऊपर नहीं देख सकते हो, तुम सामने देख सकते हो, तुम इधर देख सकते हो, तुम इधर देख सकते हो, तुम ऊपर नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो तुम जब छोटे बच्चे थे तो तुम्हें ये बोर्ड दिखाई दिया, हाँ ओ ये बोर्ड तो बहुत बड़ा है। फिर तुम बड़े हो रहे हो, 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 तुम बड़े होते गए होते गए होते गए। क्या कभी भी तुम इस बोर्ड का ऊपरी सिरा देख पाए, क्या कभी भी अगर तुम यहीं खड़े रहे जिंदगी भर तो क्या इसका ऊपरी सिरा देख पाए तुम, नहीं सर, इसका ऊपरी सिरा हम कभी नहीं देख पाए। तो हमें क्या लगेगा, अरे भाई साहब ये जो बोर्ड है ये तो अनंत है, बोर्ड क्या है, अनंत लंबाई है। लेकिन एक्चुअल में थोड़ी दूर से देख लेते तो यह तो छोटा सा बोर्ड है, लेकिन यहां पर देखिए ओह सर ये अनंत लंबाई का बोर्ड है। क्या ये बात समझ में आ रही है ना। तो अनंत जो है वो क्या है एक्चुअल में, कि अगर हम बहुत पास से देखें, बहुत पास से देखें तो चीज मुझे बहुत बड़ी दिखाई देगी, तो वह क्या होगा, वह हमारे लिए अनंत हो जाएगा, एक तरीके से वो हमारे लिए अनंत हो जाएगा, है ना। जैसे अगर मान के चलो कि एक चींटी जो है ना, एक चींटी को बोला कि भैया आज से तू स्कूल जाएगी, चींटी को क्या बोला, आज से तू स्कूल जाएगी। तो अब जिस रास्ते से तुम स्कूल जाते हो उसी रास्ते पर तुमने घर के बाहर भेज दिया चींटी को कि चींटी चलो स्कूल जाओ। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि चींटी शायद जिंदगी भर निकल जाए लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंच पाएगी कभी। चींटी जिंदगी भर बीत जाए, जिंदगी बीत जाएगी सर उसकी, लेकिन वो मेरे स्कूल तो नहीं पहुंच पाएगी। भले ही आपके स्कूल आपके घर से 100-200 मीटर दूर हो, लेकिन वो चींटी स्कूल तो नहीं पहुंच पाएगी सर कभी। हो सकता है बीच में ही कोई दुष्ट प्राणी उसके ऊपर पांव रख दे, या कोई गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाए, है ना, या बीच में कोई और जानवर उसे खा ले, लेकिन वो स्कूल तो नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की दूरी अनंत है। साइकिल सिखा देंगे, भिजवा दो 2-4 चींटियां तुम्हारे घर, बहुत फुर्सत में हो तुम, एक बच्चा वाला साइकिल सिखा देंगे उसको। साइकिल पे कहां बिठाओगे उसे, सीट पे,
तो तुम कहां बैठोगे? देखो भाई, हाँ, तो अब वो चींटी के लिए वो क्या हो जाएगा? अनंत दूरी हो जाएगी। तो वैसे ही अगर ये एक रॉड, मान के चलो ये रॉड जो है वो 2 मीटर 4 मीटर लंबी रॉड है, और इससे जिस बिंदु पे मैं विद्युत क्षेत्र देख रहा हूं, जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र देख रहा हूं मैं, मान के चलो, देखो कहीं कहीं पे आप इसे डी के रूप में भी पा सकते हो, मैं आर के रूप में दिख रहा हूं। तो अगर ये दूरी जो है, ये दूरी इस रॉड की लंबाई से बहुत कम है, जैसे 4 मीटर की रॉड से 2 सेंटीमीटर दूरी पर या आधे सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र देखा हमने, तो ये इसके लिए अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसके लिए अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अनंत हो जाएगा, तो ये P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पता करते हैं। चलो भाई, कैसे आएगा विद्युत क्षेत्र? तो सर यहां पर E की वैल्यू आएगी, फिर E परपेंडिकुलर और E पैरेलल आएगा। अच्छा, उससे पहले ये पता करना पड़ेगा हमें कि कोण क्या बनेंगे, अल्फा और बीटा के मान क्या होंगे। अल्फा और बीटा तो अनंत है भैया, अनंत है, तो अनंत है ये। तो जैसे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेल तुम्हारा खत्म नहीं हो पा रहा है क्या? जैसे अगर मान कर लो तुम एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए हो, ठीक है, अब तुम्हें उसका ऊपरी सिरे देखना है, तो क्या होगा? सर ये बहुत ऊंची बिल्डिंग है सर। तो अगर तुम्हें अनंत तक देखना है तो तुम्हारी गर्दन का कोण कितना बनेगा? 37 से। सर ये सर बहुत ऊपर है, तो कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री का। तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। अब ऐसा ही मान के चलो कि तुम एक गड्ढे के सामने खड़े हो और तुम देखो कितना ऊंडा गड्ढा है यार, तो क्या करोगे? सर 37 से पूरा नीचे तक देखना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? बीटा की वैल्यू भी जो होगी वो 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम E की वैल्यू देखेंगे, E परपेंडिकुलर और E पैरेलल क्या आएगा? E परपेंडिकुलर मतलब इस दिशा में विद्युत क्षेत्र, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र, तो कितना आएगा? ये सर K लैम्डा बटा R साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 कितना होता है? 1, साइन 90 कितना होता है? 1, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो कितना बचा? ये बचा 2K लैम्डा बटा R। E परपेंडिकुलर आया। अच्छा, E पैरेलल फिर से 0 होगा। क्या मैंने सही बोला? E पैरेलल फिर से 0 होगा। E पैरेलल फिर से 0 होगा। E पैरेलल फिर से 0 होगा। सर आपको मेरा कमेंट नहीं दिखता है? कौन है ये? यस त्रिपाठी। नहीं बेटा, मुझे आपका कमेंट नहीं दिख रहा है। क्या E पैरेलल 0 होगा? क्या E पैरेलल 0 होगा? क्यों? क्योंकि फिर से पूरा सॉल्व करेंगे। यहां चाहो तो मजदूरी करके देख लो, यहां 90 देखोगे, यहां 90 देखो, तो कॉस 90 वैसे भी 0 होता है, तो मामला ही खत्म हो गया। तो मेरे पास जो आंसर आया, ये आंसर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको आप स्टार मार्क कर रखेंगे कि अनंत लंबाई की अगर मेरे पास एक छड़ है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र होता है 2K लैम्डा बटा R। ये नीट में पूछा जा सकता है, ये नीट में पूछा जा सकता है कि अनंत लंबाई की छड़ होती है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। और उसके कारण ग्राफ भी पूछा जा सकता है हमसे, है ना। देखो पॉजिटिव हो तो विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा, तो ग्राफ भी पूछा जा सकता है। यहां पर होगा E और यहां पर होगा R, तो ये होगा व्यक्त क्रमानुपाती होगा। अरे E व्यक्त क्रमानुपाती है R के, और इस तरफ भी बचा हो तो बना लो, ये इस तरफ होगा, उल्टा होगा। उल्टा क्यों बना ग्राफ? क्योंकि सर अगर एक रॉड है, एक पॉजिटिव आवेशित रॉड है, तो इसके कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, तो क्या ये प्लस आई कैप लिख सकता हूं मैं? और इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, तो माइनस आई कैप दिशा में होगा। तो इसलिए एक नेगेटिव में बना ग्राफ, उधर वाला नेगेटिव में बना, उधर वाला पॉजिटिव में ग्राफ बना। क्लियर है कहानी? आया समझ में? हाँ, इसको याद रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अनंत लंबाई की छड़ जो अभी तक पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, अब अगर मेरे पास ये समझ में आया सभी को, उल्टा क्यों बना, ये इधर इधर क्यों नहीं बने, एक ग्राफ ऊपर बना एक ग्राफ नीचे क्यों बना? क्योंकि एक आई कैप में होगा और एक माइनस आई कैप दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, या उस तरफ जाएंगे तो उधर की तरफ, दूर की तरफ होगा विद्युत क्षेत्र। तो ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं हम।
अगर मेरे पास अर्ध अनंत लंबाई की छड़ होगी तो क्या होगा विद्युत क्षेत्र? अर्ध अनंत लंबाई की छड़, अर्ध अनंत लंबाई की छड़, अर्ध अनंत लंबाई की छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो कैसे पता करेंगे? वहां रूट होगा ना, कहां रूट लगा दूं बेटा मैं? क्यों रूट लगा दूं? साइन 90 रूट में कैसे आ जाएगा? न्यूमेरिकल ऐसे ही आएगा, यही आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ लेंगे। अच्छा, अब अगर मेरे पास अर्ध अनंत छड़ होगी तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे लिखेंगे? क्या अब सभी को, जितने बच्चे क्लास में टिके हुए हैं, क्या अब सभी को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ सर अब मामला सेट हो रहा है, अब मुझे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है? कुछ कुछ बस देखो, क्लास 12 अगर आप देखोगे तो अगर इस नजरिए से देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन दूसरे नजरिए से देखोगे, भाई साहब फार्मूला फार्मूला क्वेश्चन, फार्मूला क्वेश्चन, और जो फॉर्मूला उसी पे क्वेश्चन, और जो फॉर्मूला क्लास में वही फॉर्मूला अल्टीमेट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर इस नजरिए से क्लास 12 देखोगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, क्या कि आपको बस ये वाला फॉर्मूला बताया, उस पर क्वेश्चन करा, ये वाला फॉर्मूला उस पर क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला उस पर क्वेश्चन, बस क्लास 12 आसान है इसी तरीके से। के क्या है? किसने पूछा? ये नाम चले गया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं कि क्या है। इस ग्लास में चुल्लू भर पानी बचा है, इस ग्लास में चुल्लू भर पानी बचा हुआ है, ठीक है, जो कि नीचे गिरा दिया मैंने। अब आगे समझ गए क्या करना है इसका? आज है लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 3 से डेली के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। के क्या होता है, के क्या होता है, के क्या होता है, के क्या होता है। के ऊपर मैंने एक दिन 40-50 मिनट बातें करी हैं। के मतलब कौन, और कौन, तुम कौन हो पहले तो ये बताओ, फिर के पता चलेगा। देखो भाई, तो अर्ध अनंत लंबाई की छड़, मजे तो आते हैं यार ऑनलाइन पढ़ाने में ना, आजकल मुझे मजा आने लग गया। पहले मुझे बोरिंग लगता था कि यार कैमरे के सामने बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, है ना, ये तो कुछ भी कमेंट कर देते हैं, गंदे बच्चे हैं, ये सब ऑफलाइन में होते तो इनकी तो पिटाई लगा देता मैं, ये सब ऑफलाइन में होते तो इनकी तो जुबान नहीं खुलती, वहां पर 350-400 बच्चे होते, बैठकर कब निकल जाते क्लास में से पता भी नहीं चलता, है ना। ऑफलाइन में सही रहता था, 350-400 बच्चे एक बैच में हैं, 4-5 बैच भी पढ़ा दिए, तो अगर मानकर 1000-1200 बच्चे भी पढ़ा रहे तो उसमें से 10-15 बच्चे डाउट वाउट पूछते थे, वही बात करते थे, बाकी सब अपने अपने हिसाब से पढ़ लेते थे। बहुत अच्छा लगता था जीवन में, लेकिन अब मुझे मजा आने लग गया है कि अब वो जो बच्चे वहां नहीं बोलते थे अब वो यहां पर बोलते हैं, और ये बढ़िया मजेदार बच्चे होते, ये पूछते बिल्कुल ही गजब बातें। तो आई लाइक इट नाउ। किसी को और कुछ सवाल पूछना है? चलो, आई कैन नॉट टॉक नाउ, कैन आई कॉल यू बैक लेटर? अरे रे रे रे, देखो अब इस लड़के ने तो गलत ही कमेंट भेज दिया यहाँ पर, है ना। वो ऐसा होता है ना, फोन आ जाता है किसी का तो आप फोन काटते हो तो उसमें नीचे वो सजेशन देता ना कि यार ये वाला मैसेज भेज दूं क्या मैं, आई कैन नॉट टॉक नाउ, कैन आई कॉल यू बैक लेटर, तो वो वाला मैसेज यहां पेस्ट कर दिया। बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, तो अर्ध अनंत छड़ है, अर्ध अनंत छड़ है मतलब क्या हुआ कि मान के चलो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के निचले सिरे पर आप खड़े हुए हो, है ना, मतलब नीचे नहीं है, उसके अंडरग्राउंड कुछ नहीं है, जमीन पर है। तो अब यहां से ऊपर तो अनंत है, लेकिन एक एंड आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक एंड आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि एक कोण, ऊपर वाला कोण तो सर बहुत ऊपर, मतलब अल्फा की वैल्यू तो 90 डिग्री आएगी, लेकिन बीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, बीटा की वैल्यू 0 आएगी। पर तो ये बताओ कितनों को ये बात चमक गई कि एक जो है वह अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, बीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। हाँ, बुर्ज खलीफा वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी बहुत महंगे चाहते हैं। हाँ भाई, बुर्ज खलीफा वाला एग्जाम्पल है ना,
जब भी मैं ऊंची बिल्डिंग की बात करता हूं, कुछ बच्चे बुर्ज खलीफा तो ऐसे कमेंट करते हैं इनके घर के पीछे ही हो। अरे सर अभी तो देख कर आया। हाँ सर आप बोलो, बस नीचे खड़ा हूं बुर्ज खलीफा के। हाँ सर बहुत ऊंची बिल्डिंग है। हाँ सर अनंत बिल्डिंग है। हाँ भाई बताओ, क्या ये बात समझ में आई कि ऊपर वाला कोण जो होगा वो अल्फा होगा और नीचे वाला कोण बीटा होगा। ऊपर वाला कोण 90 डिग्री होगा और नीचे वाला कोण 0 डिग्री होगा। चलिए, तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे? अब मजेदार बात आएगी। क्यों? क्योंकि अगर अब हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र देखें तो एक विद्युत क्षेत्र इस तरफ, मतलब विद्युत क्षेत्र का एक घटक ई परपेंडिकुलर हमने पढ़ा और एक ई पैरेलल पढ़ा। अब ये दोनों ही जीरो नहीं है। अब ये दोनों ही जीरो नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हो यार कि इस बिंदु के ऊपर तो रॉड है, नीचे रॉड है ही नहीं उसे कैंसिल करने के लिए, तो ई पैरेलल वाला तो जीरो नहीं होगा। ई पैरेलल वाला तो जीरो नहीं होगा। तो अब यहां पर ई परपेंडिकुलर वाला, ई पैरेलल वाला दोनों लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा के लैम्डा बटा आर, दूरी आर ही मानी यार हमने हमेशा, साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो हो जाएगा के लैम्डा बटा आर, के लैम्डा बटा आर। अच्छा, ई पैरेलल क्या आएगा? ये आएगा सर के लैम्डा बटा आर कॉस अल्फा, मतलब कॉस 90 माइनस कॉस 0। तो कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, मतलब ये आएगा माइनस के लैम्डा बटा आर। कितना आ जाएगा? माइनस के लैम्डा बटा आर आ जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि मैं यहां पर, ये माइनस क्यों आया? क्योंकि नीचे की दिशा में, हाँ सर नीचे की दिशा में मैंने बनाया था, ई परपेंडिकुलर इधर आएगा। तो क्या इन दोनों का रिजल्ट, मतलब अब मेरे पास विद्युत क्षेत्र के दोनों घटक आए हैं, विद्युत क्षेत्र के दोनों घटक आए हैं। बीटा 0 कैसे हो गया बेटा? यहीं से रॉड शुरू हो रही है, तेरी नजरों के सामने ही है, देख वो यहां से शुरू होके अनंत तक जा रही है, यहां से शुरू होकर अनंत तक जा रही है। मतलब तू जब छोटा बच्चा था तो ये बोर्ड बराबर का था, तो अब ये बोर्ड बराबर का, तू छोटा बच्चा तो यहां पर तुझे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर कितना है सर? ऊपर तो अनंत है, तो यहां पर ये एंगल जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा और ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना? नेगेटिव क्या बोल रहा है? नेगेटिव बोल रहा है कि भैया नीचे की दिशा में होना चाहिए, तो ये बिल्कुल नीचे की दिशा में हमारे पास विद्युत क्षेत्र हमने बनाया भी था, तो हमने जो बनाया वो नेगेटिव भी आया है। बीटा की वैल्यू 90 डिग्री क्यों ले लेंगे बेटा? फिर वही वाली बात, बीटा की वैल्यू 90 डिग्री क्यों लेगा? ये बीटा 90, नीचे थोड़ी ना रॉड, रॉड तो सामने, यहां से शुरू होकर वहां तक जा रही है ना, कहां से कहां तक है? बस क्षैतिज से, देख इतनी सी बात समझ ले यार, तू इतना तो पढ़ा लिखा है, चल बिल्कुल ही गधा है, लेकिन इतनी बात तो समझ में आती है कि किसी चीज को देखते कैसे है ना, कहां देखते हैं, है ना, नजरें, मार्केट में तो नजरें टुकुर टुकुर घूमती रहती है, तो वैसे ही अब यहां पर सोच की एक छड़ है, तो उसको, है ना, उसको देख, वो तुझे कुछ नहीं बोलेगी, उसे देखता रहे। अब ये कहां तक देख रहा है तुझे? कितना ऊंची है सर, कितना गर्दन घूमी, वो अल्फा है, नीचे कितना गई, वो बीटा है। बस इतनी सी बात है। ठीक है मामला? चलो, तो अब यहां पे एक ई परपेंडिकुलर होगा, एक ई पैरेलल होगा, है ना, मतलब कि क्या होगा? यहां पर एक विद्युत क्षेत्र इधर होगा, एक विद्युत क्षेत्र इधर होगा, तो उसका परिमाणी विद्युत क्षेत्र जो आएगा वह इस दिशा में आएगा, और ये कितना आएगा? इसे हम बोल सकते हैं ई नेट, या ई नेट की वैल्यू जो हो जाएगी वो √2 के लैम्डा बटा आर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर कहानी वही है, फिर से ई लैम्डा, ये के लैम्डा बटा आर है, के लैम्डा बटा आर, इसका परिमाण √2 के लैम्डा बटा आर हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? हाँ, कॉस 0 जो होता है बेटा वह 1 होता है, ये लिख देता हूं मैं, के लैम्डा बटा आर, 6 महीने हो गए पढ़ाते पढ़ाते। कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है, कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है। फिर आज से 3-4 महीने बाद फिर से ही बोलूंगा, 10 महीने हो गए पढ़ाते पढ़ाते, कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। नीट के 2 दिन पहले एसपी सर मैराथन लेते हुए क्लास में बोलेंगे कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। क्लियर है?
आया समझ में? क्या बोल रहा है लड़का? मेरे चाचा का फ्लैट है बुर्ज खलीफा में। बेटा एक तूने तो एक तो पहली बात फ्लैट की ना स्पेलिंग गलत लिखी है, और दूसरी बात बुर्ज खलीफा में ऑफिस है सारे और होटल है, वहां किसी अकेले आदमी का फ्लैट नहीं है। चल आया समझ में इतना? ओके, तो ये सारी बातें अब हमें पता होनी चाहिए। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और हम देखो, अब ऐसे एक्चुअल में गोले वोले के ऊपर भी विद्युत क्षेत्र लिखना होता है, लेकिन मैं आपको जब गाउस का नियम पढ़ाऊंगा तो उसके साथ ही वो सारी बातें बता दूंगा, है ना, क्योंकि वो गाउस के नियम के अंतर्गत ही आती है सारी बातें। तो इसी प्रकार से एक और देखो, एक्चुअल में ये जो अनंत लंबाई की छड़ है इसको भी गाउस के नियम से हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो गाउस के नियम पर हम नहीं जाएंगे, वो गाउस का नियम हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। फिर अब हमारे पास बस अलग अलग प्रकार की आकृतियां जो उनमें दो और बचे हुए, एक गोला बचा हुआ है, एक खोखला गोला, एक ठोस गोला, एक समान रूप से आवेशित गोला या कुचालक हम उसे बोलते हैं। उसके कारण विद्युत क्षेत्र लिखना सीखना है हमें, वो अब छोड़ देते हैं, हम गाउस का नियम पढ़ेंगे तब उसके साथ में उसके ग्राफ और उसके ऊपर कुछ बातें कर लेंगे। अभी मैं एक लास्ट बात आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक अनंत समतलीय एक समान रूप से आवेशित चादर हो, तो आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, मतलब क्या हुआ सर? मान के चलो मेरे पास एक चादर है, एक शीट है, एक शीट है, इंग्लिश में से शीट बोलते हैं। तो अगर मेरे पास एक शीट है जिसमें एक समान रूप से आवेश वितरित है, पॉजिटिव आवेश है मान के चलो, अब देखो क्या वास्तविकता में अनंत लंबाई की शीट पॉसिबल है? नहीं सर, अनंत लंबाई की कुछ नहीं होता। तो क्या करेंगे हम मानेंगे यहां पर कि जैसे यहां पर ये देखो, ये एक शीट है ना, ये एक शीट है, तो इसको मैंने आवेशित कर दिया, इसको मैंने आवेशित कर दिया, तो ये आवेशित हो गई है। तो यहां पर अब इसके कारण अगर मुझे विद्युत क्षेत्र देखना तो मैं बहुत कम दूरी पर देख रहा हूं, यहां पर इसके जस्ट आगे या थोड़ा आगे, इधर उधर, यहाँ कहीं देख रहे, ठीक है। हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे तो अनंत नहीं बचेगी, या फिर अगर ज्यादा दूर जा रहे तो उसके हिसाब से बहुत बड़ी शीट मानो। तो अगर ये इतनी बड़ी शीट है, इतनी बड़ी शीट है, तो इसके बहुत नजदीक हम बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो बड़ा ही मजेदार विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है ना, ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला हमें, तो ध्यान से देखेंगे सभी। यहां पर विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर अगर हम देखेंगे तो वो इससे दूर की तरफ होगा, और ई की वैल्यू जो होगी वो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सबसे पहले बात तो सिग्मा क्यों लिखा गया है? सिग्मा क्योंकि यह चादर है, द्विविमीय वस्तु है, तो इसमें सिग्मा आएगा, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? के की जगह हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा हुआ है। के की जगह क्या लिखा हुआ था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, उसको सॉल्व करके आसान शब्दों में लेकर आए हम, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट जो होगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट जो होगा वह विद्युत क्षेत्र है एक समान रूप से आवेशित चादर के कारण। ओके सर, तो इसमें देखो सर, इसमें आपने ये तो बोला ही नहीं कि ये यहां से आर दूरी पर है, पी बिंदु है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समान रूप से आवेशित चादर जो होती है उसके कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो यह सिग्मा बटा एप्सिलॉन होता है। इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहोगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा कि यहां पर अगर यह दूरी है, ये दूरी को आर बोल दिया, विद्युत क्षेत्र ई बोला है, तो यहां पे जो ग्राफ बनेगा बेटा वो ऐसा बनेगा, ऐसा सीधा, और इधर का इधर। क्यों? क्योंकि यहां से एक समतलीय चादर है, एक समतलीय चादर है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा और यहां पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, है ना। ये बोर्ड में भी पूछते हैं और नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला।
ये इस तरफ होगा और यहां से इस तरफ होगा, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसकी दूरी पर निर्भर ही नहीं करती। सिग्मा बटा एप्सिलॉन हर जगह होता है, हर जगह सिग्मा बटा एप्सिलॉन विद्युत क्षेत्र होता है। मतलब तुम यहां पर 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 कहीं भी देखोगे सिग्मा बटा एप्सिलॉन विद्युत क्षेत्र होता है। आप ऑलवेज पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं? अब बेटा इसका कोई कारण नहीं है ना, हर एक जगह पर बुक वगैरह में भी पॉजिटिव ही लिखा जाता है और ज्यादातर पॉजिटिव ही लेकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम भी पॉजिटिव लेता हूं, आप नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन बुक वगैरह में आप हर जगह देखोगे तो पॉजिटिव में बनाया ज्यादा आसान होता है, दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र क्लियर दिखता है। हाँ, ये वैल्यू फिक्स्ड है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, ये 100% ऐसा होगा ही होगा। तो इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। बना लिया सभी ने ये? बना लिया सभी ने ये? तो स्टेटमेंट लिखेंगे कि ई दूरी पर निर्भर नहीं करता इसमें, है ना। मतलब कि अगर मेरे पास समतलीय चादर है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा, एक समान रूप से समतलीय चादर होगा, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी पर निर्भर नहीं करता। दूरी पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, अब बेटा ये मत पूछ कि 2 कहां से आया, सिग्मा कहां से, एप्सिलॉन कहां से, सबका डेरिवेशन जो है गाउस के नियम से हो सकता है। गाउस का नियम पढ़ेंगे, उसमें आपको अगर लगेगा तो मैं डेरिवेशन बता दूंगा, वो आसान तरीका डिराइव करने का। उसके अलावा भी हमारे पास जो दूसरे तरीके होते हैं उससे भी डिराइव कर सकते हैं इसे। हाँ, समतलीय प्लेट भी बोल सकते हैं, प्लेट अंग्रेजी में बोलेंगे, आप अंग्रेजी में बोला चाहते तो प्लेट बोल दो या चादर भी बोल दो, प्लेट चादर एक ही चीज है। अच्छा, अब अगर विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता तो इसे हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे हम इसे? एक समान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र मतलब यह दूरी पर निर्भर नहीं करता है, यह दिशा में भी नियत रहता है, तो यह एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर ई का परिणाम जो है वह निर्भर नहीं कर रहा है विद्युत क्षेत्र पर, तो इसे हम एक समान विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और बहुत बार आगे चलकर क्वेश्चंस में ऐसा बोला जाएगा आपको कि भैया एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने एक कण रखा या एक आवेश रखा, तो उस पर लगने वाला बल या उस पर लगने वाली सारी कहानी। तो जब भी एक समान विद्युत क्षेत्र बोले तो ध्यान रखना कि उसकी दिशा नियत है, उसका परिमाण भी नियत है। और ऐसा विद्युत क्षेत्र कौन पैदा कर सकता है? वह केवल सिग्मा बटा एप्सिलॉन एक चादर पैदा कर सकती है। क्लियर है मामला? क्या यहां तक की सारी कहानी सभी को समझ में आ गई है? चालक और कुचालक, हाँ, चालक और कुचालक पर भी निर्भर करता है, इसलिए मैंने यहां पर बोला जो है वो चादर जो है चालक रहेंगे, है ना। कुचालक में नीचे 2 नहीं आएगा। क्लियर है कहानी? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप गए क्या बुर्ज खलीफा? नहीं बेटा, मैं नहीं जा पा रहा, मैं यहीं से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, है ना। तुम्हें इतना सारा पढ़ाना होता है, रोज क्लास होती है, कहां जाऊंगा मैं यहां से 100 किलोमीटर आगे नहीं जा पा रहा हूं। चलो आगे बढ़े। हाँ, ग्राफ में कुछ समझना ही नहीं है, ग्राफ नियत है, कांस्टेंट है, परिवर्तित नहीं हो, दूरी बढ़ती जा रही है, लेकिन ग्राफ की वैल्यू कांस्टेंट है। सिग्मा बटा एप्सिलॉन ग्राफ की वैल्यू कांस्टेंट है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन ग्राफ की वैल्यू कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगी। सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन ग्राफ की वैल्यू कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगी चाहे जो हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, ये माइनस साइन लगा दो यहां पर क्योंकि ये विपरीत दिशा में है। हाँ, अब हमें 2 चीजें और पढ़नी है आज की क्लास में, 2 चीजें और पढ़नी है। पहली बात पढ़नी है कि अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र होता है तो विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं क्या होती है। और दूसरी बात हमें यह पढ़नी है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर हम आवेश को रखेंगे तो क्या होता है।
अब विद्युत क्षेत्र में आवेश को रखते तो उस पर आपको बेसिक सी बातें तो पता है, बेसिक सी बातें तो पता है। क्या कि सर अगर एक पॉजिटिव आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर बल लगेगा, उस पर बल लगेगा, और नेगेटिव आवेश को भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर भी बल लगेगा। तो कितना बल लगता है इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो छोटी सी नई हेडिंग डालेंगे, एक नई कहानी पढ़ेंगे हम। बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में आवेश या आवेशित कण। ठीक है, तो अगर मेरे पास बाह्य विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण है तो उस आवेशित कण के बारे में क्या क्या बातें आपको पता होना चाहिए, और बाह्य विद्युत क्षेत्र में होगा तो कैसे कैसे उस पर बल लगेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान के चलो आपको यहां पर विद्युत क्षेत्र दिया हो गया है, ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो कोई देखो अब इसके अंदर आगे की कहानी क्या मैं तुम्हें सीधी सीधी बता देता हूं। आगे तुम्हें सरल रेखा में गति और समतल में गति आने वाला है। सरल रेखा में गति और समतल में गति आगे आने वाला है आपकी जिंदगी में। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर सरल रेखा में गति और समतल में गति आपके जीवन में आने वाला है। कैसे? देखो, मान के चलो कि यहां पर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में मैंने एक प्लस आवेश रख दिया, प्लस क्यू आवेश रख दिया। कितना आवेश रख दिया? प्लस क्यू आवेश रख दिया। तो बताओ इस पर बल किस दिशा में लगेगा? किस दिशा में लगेगा? तो सर इसमें जो बल लगेगा वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। तो मान के चलो विद्युत क्षेत्र का परिमाण देखो। अब मैं एक और बात बता दूं तुम्हें, हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक इतनी देर, 1-1.5 घंटा हमने क्या सर पकाया, या कल की क्लास में हम सर क्या सर पका रहे थे, क्या हम खोदने की कोशिश कर रहे थे। हम देख रहे थे कि अगर मेरे पास आवेश होगा या मेरे पास आवेश वितरण होगा तो क्या विद्युत क्षेत्र क्या क्या होगा। वो कहानी खत्म हो गई। अब हम विद्युत क्षेत्र निकालना सीख गए। टाटा बाय बाय फिनिश थैंक यू। अब ये कहानी खत्म हो गई। अब हम अगली कहानी में आ गए, है ना। देखो क्लास 12th में एक और इंपॉर्टेंट सी बात ये भी है कि क्लास 12th में जो चीज वहां खत्म हो गई ना, खत्म, बस थैंक यू टाटा बाय बाय। अब हम नई चीज पढ़ेंगे, फिर उसके हमने अगला टॉपिक। तो इनमें इंटर रिलेशन बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है, इसलिए बच्चों को क्लास 12th में ज्यादा मजा भी आता है। लेकिन क्लास 11th में ऐसा नहीं होता था। क्लास 11th में अगर मान के चल किसी दिन तूने छोड़ दिया दूरी और विस्थापन, अगले दिन छोड़ दिया वेग और चाल, समझ के बता दे अब तू आगे के 2-3 चैप्टर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। सरल रेखा में गति पूरा उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझेगा तो देखो त्वरण नहीं समझ में आएगा, त्वरण नहीं समझ, एक समान त्वरण, गुरुत्वाकर्षण गति, ग्राफ कुछ समझ नहीं आएंगे। फिर उसके बाद में समतल में गति कुछ समझ नहीं आएगा। तो वो सारी बातें एकदम चिपक के चलती थी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मामला रिलैक्स है ना। यहाँ अमीरी है, तू तेरा देख मैं मेरा देखूंगा, भैया सब अपने अपने हिसाब से जिएंगे। तो अब हमने वो पढ़ लिया, कहानी खत्म हो गई। अब हम अगले टॉपिक पे आ गए। अब हम देखेंगे कि एक बाह्य विद्युत क्षेत्र, अब तुझे बस विद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए, उसमें मैंने एक आवेश को रख दिया तो क्या होगा, बस। अब इसमें कुछ नई कहानी चलेगी। फिर इसके बाद में अभी मैं पढ़ाऊंगा विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखा में बस विद्युत क्षेत्र क्या होता है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ये सारी प्रॉपर्टी, सारी बातें तुम खुद से पढ़ सकते हो, इसमें आपस में कोई फिर से रिलेशन नहीं है। क्लियर है मामला? तो ये सारी बातें अब एक एक करके हमें देखना होगी। हाँ भाई, तो अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में मैं एक आवेश रख दूंगा तो सर इस पे बल कितना लगेगा? तो सर इस पे बल होगा, क्या होगा सर? बल होगा Q इंटू ई। ठीक है, अब अगर मान के चलो मैंने बोला कि यहां पर इसका द्रव्यमान m है, यदि कण का द्रव्यमान m है, तो यदि कण का द्रव्यमान m है तो मैं f की जगह लिख सकता हूं m है, f की जगह क्या लिख सकता हूं m है, ये होगा QE के बराबर, या त्वरण का मान आ जाएगा QE बटे में m, त्वरण का मान आ जाएगा QE बटे में m। देखो अब आगे क्या सर? अब आगे ऐसी बातें पूछेगा आपसे कि भैया बताइए t समय बाद इसकी चाल क्या होगी, t समय बाद इसके द्वारा तय दूरी क्या होगी। तो क्या तुम्हें त्वरण आ चुका है? क्या तुम्हें त्वरण समझ में आ चुका है? क्या तुम्हें त्वरण समझ में आ चुका है? हाँ सर हमें त्वरण समझ में आ चुका है।
तो अब यहां पे सरल रेखा में गति शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि कण को विद्युत क्षेत्र बल दे रहा है और उसी की दिशा में दे रहा है। ऐसा बोलेगा, क्या विद्युत क्षेत्र इसमें त्वरण उत्पन्न करेगा? बिल्कुल सर, विद्युत क्षेत्र त्वरण उत्पन्न करेगा। क्या विद्युत क्षेत्र इसकी दिशा बदल रहा है? नहीं सर। यदि 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 कण का प्रारंभिक वेग शून्य है, कण का प्रारंभिक वेग शून्य है ना, क्या बोला है? कण को रखा गया है, तो यहां पर प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, u बराबर 0 है, तो किसी भी क्षण पर वेग क्या होगा? सर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। हाँ सर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में त्वरित होगा, तो यहां पर हो जाएगा u प्लस et। गति के समीकरण लग गए। प्रारंभिक वेग शून्य हो गया, त्वरण की वैल्यू थी ई बटे में m इंटू टाउ इंटू टी, ये ना, ये क्लास अभी अगला चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 का, उसमें डेरिवेशन पड़ेगा अभी हमको, छोटा सा है ना, विद्युत धारा में। तो यहां पर हम लिख देंगे सर, ये हो जाएगा QE बटे में m इंटू टी, या हमने इसका वेग निकाल लिया किसी भी क्षण पर। अब बोलेंगे कितना विस्थापन होगा, तो विस्थापन भी निकाल सकते हैं सर, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर u तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू QE बटे में m इंटू टी इसका स्क्वायर, ये दूरी आ गई। नीट 2019 में 18-19 में एक सवाल पूछा था, बोला एक ब्लॉक है, उस पे एक आवेश दे दिया हमने, ठीक है, फिर उस पे एक विद्युत क्षेत्र लगाया, तो वह त्वरित हुआ, फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल दी, तो बताना औसत वेग क्या होगा? तो सब सरल रेखा में गति हो गया, सरल रेखा में गति हो गया, ठीक है। अगर प्लस की जगह माइनस आवेश हो जाता तो क्या होता? सर वो विपरीत दिशा में त्वरण कर जाता, बाकी सारी चीजें सेम ही हो जाती है, बाकी सारी चीजें सेम ही हो जाती है। क्लियर है मामला? क्या ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ रही है? यह सब कुछ, अब देखो वहां पर मैंने क्या सिखाया तुझे, मैंने तुझे सिखा दिया था त्वरण के बारे में बातें करी, फिर हमने बल के बारे में बात करी। अभी बल मैंने बोला था कोई भी दे सकता है, तो त्वरण कोई भी करवा सकता है, तो वही कोई में आज विद्युत क्षेत्र आ चुका है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण त्वरण पता चल गया। अब सारे कहानी हम आगे रच सकते हैं। जैसे देखो इसमें और एक विकसित सवाल बता सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट करवा दूं, या मेरे ग्लास खाली हो चुके हैं, यहां पर रोने के लिए चाहिए तो आंसू इकट्ठे कर लेना अपने इस ग्लास में। 0 कैसे? मैंने बोला सवाल में, बोला यदि कण को छोड़ा जाता है, फिर अगर कण को प्रारंभिक वेग दिया जाएगा तो उसका प्रारंभिक वेग जोड़ देंगे। अलग अलग दिशा में करवा सकते हैं। जैसे आपको बोला कि यार यहां पर है ना एक पॉजिटिव प्लेट है, यहां पर है ना एक पॉजिटिव आवेशित प्लेट है, यहां पर एक नेगेटिव आवेशित प्लेट है, एक पॉजिटिव आवेशित प्लेट है, एक नेगेटिव आवेशित प्लेट है। मतलब प्लेट है तो समरूप विद्युत क्षेत्र होगा, तो विद्युत क्षेत्र कहां होगा सर? सर यहां पर कुछ नहीं बोला, मतलब मैं तो वैसे भी मुझे पता ही है कि विद्युत क्षेत्र कहां होता है सर, नीचे की दिशा में होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर विद्युत क्षेत्र होता है। तो आपको बोला है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र जो है वो ई विद्युत क्षेत्र है। कितना विद्युत क्षेत्र है? ई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत एक कण को, आप चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख लो, यदि 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 विद्युत क्षेत्र के लंबवत, यदि विद्युत क्षेत्र के लंबवत m द्रव्यमान और q आवेश के कण को, यदि विद्युत क्षेत्र के लंबवत m द्रव्यमान और q आवेश के कण को v वेग से फेंका जाता है, v वेग से फेंका जाता है, तब इसका पथ क्या होगा, इसका अंतिम वेग क्या होगा, वगैरह वगैरह सारी बातें। तो अब क्या होगा देखो, आओ फिर से समझते हैं। ये दूरी d दे दी है आपको, तो कैसे समझेंगे सर? अब देखिए अब क्या होगा, ये कण जो है आगे की तरफ जा रहा है v वेग से। अब ये द्विविमीय गति कर देगा सर, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है पड़ा पड़ा सा। क्यों? क्योंकि सर अब गोल गोल घूमेगा नहीं, गोल गोल नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि देखो गोल गोल, मैंने क्या बताया था, गोल गोल तब घूमता है जब बल की दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है। क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल रही है? नहीं। क्या बल की दिशा बदलेगी? नहीं। तो सर यहां पर क्या होगा, है ना? अच्छा यहाँ पे गुरुत्व नहीं माना है हमने, यहाँ पे अब गुरुत्वाकर्षण नहीं है, मतलब बहुत छोटा कण है, उस पर गुरुत्वीय बल नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बल लगेगा, लेकिन विद्युत बल तो लगेगा।
तो सर यहां पर कण इस तरफ है और इसमें नीचे की तरफ त्वरण हो रहा है ए, और ए की वैल्यू जो हुई वो ई बटे में एम हो जाएगी। मतलब सर ये तो कभी पड़ा पड़ा सा लग रहा है। मैंने आज से आदि अनादि काल पहले जब इंसान के पास कपड़े भी नहीं थे, वह पेड़ की छाल और पत्तियों से अपने शरीर को ढकता था। जब इंसान ने आग की खोज भी नहीं करी थी, उस समय मुझे ज्ञान हुआ था कि सर अगर एक गेंद को h ऊंचाई से हमने फेंका है इस दिशा में किसी वेग u के साथ, और इसमें त्वरण नियत होगा नीचे की तरफ जिसकी वैल्यू g होती थी, तो वह प्रक्षेप गति करती थी। क्या करती थी? प्रक्षेप गति करती थी। तो क्या आज भी ये कण मुझे प्रक्षेप गति करके दिखाएगा? क्या आज भी ये कण मुझे प्रक्षेप गति करके दिखाएगा? क्या ये मुझे प्रक्षेप गति करके दिखा रहा है? आओ देखते हैं। तो सर ये यहां से जाएगा, तो क्या इसमें बल ओए होए 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 क्यों हुई प्रक्षेप गति? क्योंकि सर वेग और त्वरण एक दूसरे के लंबवत है प्रारंभिक में, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो त्वरण तो हमेशा नीचे की तरफ ही होगा, त्वरण तो हमेशा नीचे की तरफ ही होगा, त्वरण तो हमेशा नीचे की तरफ ही होगा, त्वरण तो हमेशा नीचे की तरफ होगा। अरे सर ये तो h ऊंचाई से सदिश प्रक्षेपण है। क्या है ये? h ऊंचाई से सदिश प्रक्षेपण है ये। तो अगर h ऊंचाई से सदिश प्रक्षेपण है तो इसमें मुझसे कुछ भी पूछे, मेरे को क्या करना है भैया? मैं वहां g लिखता था, अब यहां पे मेरे लिए त्वरण हो गया ई बटे में m। जैसे मुझे पता है सर कि जब ये आगे बढ़ेगा तो इसका x दिशा का वेग नियत रहेगा, तो इसमें x दिशा में वेग किसी भी क्षण पर u, अच्छा इसे u बोल देता हूं यार, है ना, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है तो इसे u बोल देता हूं। चल तेरे लिए आसान कर दिया। u किसी भी क्षण पर y दिशा का वेग क्या होता है सर? y दिशा का वेग gt होता है। तो यहाँ पे gt नहीं मैं at बोलूंगा, at बोलूंगा। कितना आ जाएगा? QE बटे में m इंटू टाउ इंटू टी हो जाएगा। लो भैया वेग निकाल दिया मैं। तो यहां पर ये जब भी मान के चलिए d दूरी चलकर खत्म हो गया इसका मामला, तो यह आगे बढ़ेगा, कुछ नीचे भी आएगा, कुछ आगे भी बढ़ेगा, कुछ नीचे भी आएगा। तो इसका वेग मैं निकाल सकता हूं सर, x दिशा का वेग तो वही रहने वाला है इसका, y दिशा का वेग मैंने अभी निकाल दिया इसका। यह vx होगा, ये vy होगा। आपको बोल देगा किस कोण पे ये बाहर निकलेगा, tan थीटा बताइए। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है सर vy बटा vx होता है। आपसे बोला कि ये कितना नीचे गिर जाएगा, ये कितना नीचे आ जाएगा, कितना नीचे आ जाएगा, ये पूछा आपसे कि कितना नीचे आ जाएगा, है ना। ये आपसे बोलेंगे कि यह y दिशा में विस्थापन कितना हो जाएगा, y दिशा में विस्थापन। जब यदि यह d आगे चलेगा तो y दिशा में कितना आगे बढ़ जाएगा। तो क्या ये भी पड़ा सा है? हाँ सर, ये मुझसे क्या ऐसा पूछना चाह रहा है कि कितना नीचे गिरेगा? अरे ये तो मेरा h है, तो मुझे पता है सर क्या कि r बराबर, या h और r में संबंधी क्या रेंज होगी एक तरीके से, कितनी दूर जाकर गिर गया। मतलब ये यहां पर गिरा नहीं, एक्चुअल में ये और आगे चले जाएगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र खत्म हो गया, ये अपनी जिंदगी में आगे जाएगा, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो बस ये यहां पर इतना ही कर्व से मतलब है। तो पथ कैसा होगा इसका? पथ भी पूछ सकता है, तो पथ परवलय होगा, परवलय पथ होगा। ठीक है, फिर बोलेगा x दिशा में y दिशा में विस्थापन, तो सर y दिशा में विस्थापन क्या होगा? y दिशा का विस्थापन लिखूंगा मैं। y दिशा का विस्थापन किससे लिखा जाता है सर? मेरे पास देखो दो तरीके, या मैं ऐसा लिख दूं r बराबर रेंज बराबर होता है ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो था वह होता था √2h बटा जी, √2h बटा जी। याद आया कुछ? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सर इसके लिए रेंज जो होगा वो d होगा, प्रारंभिक वेग x दिशा में u है, और 2h, h नहीं मुझे अब ये y लिखना है, बटे में g मेरा त्वरण जो हो गया है मेरा वो a लिख देता हूं अभी के लिए, और a की वैल्यू है QE बटे में m। बस आ गई बात। दोनों तरफ वर्गीकरण करके मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं। वर्गीकरण करके बताऊं एक बार, तो यहां होगा d² बराबर होगा u² 2y बटे में a। तो यह आ जाएगा त्वरण इंटू d² बटे में 2u², ये हो गया y की वैल्यू आ गई कि y दिशा में कितना विस्थापन होगा d चलने के बाद में। सर त्वरण क्या? त्वरण बोरा QE बटे में m इंटू d²
अपॉन में u स्क्वायर, और ये 2b है, ये y दिशा का विस्थापन आ गया। अरे कुछ भी घुसा सकते हैं ऐसे, है ना। जी एडवांस पढ़ लेते अब, क्योंकि अब नीट तो हो गया हमारा, अब हम जी मेंस पढ़ चुके हैं, अब जी एडवांस में से सवाल आ सकता है। क्या आ चुका है, हमारे पास इस दिशा में विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, और हमें बोला कि एक कण को यहां से u वेग से थीटा कोण पर फेंक दिया, तो बता क्या होगा। तो सर ये घूमते हुए इधर जाएगा। अब इसमें पूछ लो जो पूछना है, मेरे को तो सब पता है। बस त्वरण की वैल्यू जो होगी वो QE/m हो जाएगी। अब आया मजा, जो तूने बीज बोया था, जिसको पानी दिया था, जिसको खाद डाली थी, जिसपे तूने मेहनत करी थी, अब उसका फल लेने का समय आ गया। काट लो फल, ले लो मजा जिंदगी का, है ना। ये सवाल फिजिक्स के टफेस्ट सवाल में से एक, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी कि जिस चीते ने मुझसे पढ़ा उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या बोलती है जनता, जो असली चीता है, जिसने ध्यान से सारी चीजें पढ़ी थी, उसके लिए बाएं हाथ का खेले। सर इसमें तो मैं से पूरे मैदान में खड़े होकर जो पूछे वो बता सकता हूं। सर ये सवाल की औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। भले ही कहने को फिजिक्स का सबसे जे एडवांस का सवाल है। अब ये जे एडवांस में सवाल आते हैं इस प्रकार के, सबसे टफ सवाल फिजिक्स के, लेकिन मैंने सूद दिया सर इसे। क्योंकि देखो मुझे पता है त्वरण QE/m होता, बाकी आपने सारी चीजें समझी थी, एक्स और वाई को अलग अलग सॉल्व करना है, कहानी खत्म। बस जी की जगह विद्युत क्षेत्र का बल लग रहा है। क्लियर है मामला? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए ओके, है ना। तो अब ये जे एडवांस में इस प्रकार के सवाल पूछे गए आज। मींस भी नहीं, अब तो मैं तुम्हें सबसे टफ बात बता रहा हूं, जे एडवांस में इस प्रकार के बातें पूछी जाती है। वही तो मैं बोल रहा हूं, इसमें कुछ टफ नहीं है, पूरे फिजिक्स में कुछ टफ नहीं है, अगर तुम्हें बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं अच्छे से। तो अगर तुम स्टार्टिंग से मेहनत करते रहो और ईमानदारी से अगर 6-8 महीने दिल लगाकर मेहनत करके पढ़ लो ना, तो तुम आसानी से सारे सवाल बना ले जाओगे। क्लियर है मामला? ठीक है इतना। चलिए अब एक लास्ट बात पढ़ा देते हैं इस पे, है ना। ये इसमें बस मेरे को एक डेफिनेशन पढ़ानी है ना, 5-10 मिनट का मामला है, और इसमें कुछ पॉइंट्स है। एक बार मैं भले ही डिटेल में नहीं समझाऊंगा अभी, मैं एक बार आपको झलक दिखला देता हूं, बाकी आपको इसमें क्वेश्चंस भी आते तो आप आसानी से कर ले जाओगे। ये कोई अब रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। देखो अब मैं धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में उतर चुका हूं, मैंने कुछ कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में बिठाए। ध्यान से देखो, मैंने यहां पर है ना कुछ लाइनें बनाई हैं, यहां पर लाइनें बनाई है कि सर ये शीट होगी, इससे लाइनें सारी नीचे की तरफ होगी, ये शीट होगी, इससे लाइनें नीचे की तरफ होगी। ये क्या बनाया था मैंने, क्या बनाया था? चिंता ना करो, मैं तुम्हारा हक है 10 मिनट का ब्रेक वो दिलवा के रहूंगा। भले ही मैं 7:30 बजे तक पढ़ाऊं तो तुम्हें 10 मिनट का ब्रेक जरूर दूंगा मैं, ठीक है। काम है सर से लड़ जाएंगे हम, लेकिन कल भी दिया था ना तुम्हें 10 मिनट का ब्रेक, कल भी मिला था ना 6 बजे तक का ब्रेक, आज भी मिलेगा, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पर ये जो हमने लाइनें बनाई हैं, ये लाइनें क्या है, ये लाइनें क्या है? इन लाइनों को हम, रेखाओं को हम नाम देते हैं विद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या नाम देते? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम देते या विद्युत बल रेखाएं नाम देते। ये क्या होती है एक्चुअल में, है ना? ये क्या है कि अगर हमारे पास एक आवेश है, हमारे पास क्या है, एक आवेश है, तो उस आवेश के आसपास विद्युत क्षेत्र है। हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। लेकिन वो विद्युत क्षेत्र दिखता कैसा है? वो विद्युत क्षेत्र दिखता कैसा है वो कौन बताता है? वो उसकी फोटो। जैसे अगर मैं तुझे बोलता कि यार यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, विद्युत क्षेत्र है, अगर है बोलते तो तुझे ये सारा फील नहीं आता। लेकिन मैं दिशा बताई कि अच्छा देखिए यहां से इधर की तरफ आ रहा, तो पॉजिटिव करना है तो इस पर बल भी नीचे की तरफ लगेगा। अच्छा यहीं पर अगर नेगेटिव करना होता तो क्या होता? नेगेटिव करना ऊपर की तरफ निकल जाता, पॉजिटिव करना नीचे की तरफ निकलेगा, सर विद्युत क्षेत्र की दिशा में निकलेगा। तो वो एक्चुअल में विद्युत बल रेखाएं बताती है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है? एक काल्पनिक रेखा होती है जो इस प्रकार खींची जाती है कि किसी बिंदु पर इसकी दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान हो या विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हो।
क्लियर है मामला? किसको प्रदर्शित कर रही है? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। अच्छा, अब ये कैसी होती है? जैसे अगर मेरे पास एक पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव आवेश से दूर की तरफ होती है, क्योंकि कभी भी मैं एक पॉजिटिव आवेश के पास कोई भी एक आवेश रखूंगा तो उस पर इस दिशा में बल लगेगा या इस दिशा में बल लगेगा। केंद्र से केंद्र की ओर बल लगता है ना यार। अगर मैं यहाँ पे एक आवेश रख दूंगा तो इस पे बल कहां लगा है सर? केंद्र से दूर की ओर, केंद्र से दूर की ओर। तो ये कौन सी दिशा होती है? इसे हम बोलते हैं त्रिज्यीय रूप से। कहां बल लग रहा है? त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर लग रहा है, या विद्युत बल रेखाएं जो होंगी वह त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होंगी। इसी प्रकार से एक नेगेटिव होगा तो त्रिज्यीय रूप से अंदर की तरफ विद्युत बल रेखाएं होंगी, है ना। यह सारी रेखाएं जो होती है वो काल्पनिक होती है, आपस में कभी नहीं काटती है ना। क्योंकि अगर काट गई तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी, क्योंकि दिशा बता रही है। और इसी प्रकार से ये कुछ और इंपॉर्टेंट सी बातें होती है, जैसे चालक से समरूप या चालक से लंबवत ही बाहर आती है, बंद पाश नहीं बनाती है। तो यह सारी कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैं आपको कल की क्लास में और बता दूंगा, और इसमें कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को मैं करवा दूंगा, और फिर उसके बाद में विद्युत फ्लक्स पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ, इसको आप लोग चाहे तो ये मैं स्लाइड्स रहने दूंगा, ये सारी बातें आप लिख सकते हो ना। ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये सब कुछ रहने वाले आपके 9 पॉइंट रहेंगे। तो ये वाले पॉइंट्स कल की क्लास में मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? चलो भाई, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। हाँ ठीक है, 6:10 पर 15 नहीं 6:10 पर आपकी केमिस्ट्री क्लास शुरू होगी। मैं कामेश सर को बोल देता हूं 6:10 पर केमिस्ट्री क्लास शुरू होगी आपकी, केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए, तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज करना। मिलते हैं अब हम कल 4 बजे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।